Hello students, we are going to start with the last topic, and the name of the topic is International Capital Movements, and it is the last, like chapter number 4 का 5th unit है ये. And with this unit, this portion of your economics will get over completely. I am really happy because जब कोई subject complete होता है तो I mean everybody feels happy. जितनी खुशी तुम्हें होती है उतनी ही खुशी मुझे होती है, because कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मैंने बहुत मेहनत करी है इस सब्जेक्ट के लिए. आई डोंट नो हाउ मच यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट, एंड मैंने ट्राई बहुत किया है कि मैं तुम्हारे लेवल पे आ करके तुमको मैं इस तरह से समझाऊं कि तुम्हारी मेहनत कम से कम हो जाए. शायद इसके बाद वाला जो वर्जन आएगा रिकॉर्डिंग शायद इससे बेहतर ही होगा, नेचुरल सी बात है वो, लेकिन इसमें भी मैंने बहुत मेहनत करी है गाइस, एंड आई एम श्योर इस मतलब बेसिकली तुमको बहुत बेनिफिट हुआ होगा, ये मैं ज़रूर बोलना चाहती हूँ. ओके, सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स. सो बेसिकली इफ़ यू टॉक टू मी कि मैम ये क्या चीज़ है, तो मैं तुमको ये बोलूँगी, अगर मैं दो कंट्री का एग्जांपल लेती हूँ, इंडिया एंड यूएस, तो इंडिया का पैसा यूएस जाना और यूएस का पैसा इंडिया आना, इसको ही बोलेंगे इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स. ओके, सो दिस इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एक्चुअली, एंड नाउ अ डेज स्पेशली आफ्टर द ग्लोबलाइजेशन ऑफ द whole world, you know, wherein we do not even think that US जाना, यूरोप जाना and all is at all like हमें बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता. अगर तुम याद करोगे जब स्पेशली जब मैं छोटी थी तो फॉरेन कंट्री एक हॉलीडे के लिए जाना, इमेजिन करना भी मतलब बहुत बियॉन्ड वाली बात थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि वी वुड गो टू अ फॉरेन कंट्री फॉर अ हॉलीडे और सम स्टडीज़ और समथिंग. वी यूज्ड टू लिसन कि वो गया एंड वी यूज्ड टू डिस्कस देम लाइक स्टोरीज, यू नो. बट एज ऑफ नाउ लाइक it is like going to Calcutta and going to Dubai is, you know, equally possible बिना किसी प्रॉब्लम के. दिमाग में मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ दिमाग में अपने कोई भी तरह का कंस्ट्रेन नहीं फील करते, यू नो. तो कितने मोड्स में पैसा, यू नो, काइंड ऑफ एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है. हमें सारा नहीं पढ़ना, हमें कौन से वाले पैसे की मूवमेंट हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, कौन सा रेलिवेंट होगा, इस पर डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है. ओके, तो वी आर मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ फॉरेन कैपिटल. सो एज आई टोल्ड यू दैट the money can flow from one country to another in various forms, but what we have to focus is like important is what is relevant that we should read in this chapter, not everything. Okay, so what they have given is that there are 4 forms in which the money can flow from one country to another. Number 1, foreign aids and assistance. समझ में आ रही बात मैं क्या बोल रही हूँ? उसमें भी 4 इन्होंने पॉइंट्स दे रखे. मुझे वर्चुअली थोड़ा याद है बिकॉज आई फील मेरी फोटोजेनिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बिकॉज मैं अगर 10 पॉइंट का कोई क्वेश्चन देखूँ तो लाइक 2 बार अगर इफ़ आई रीड देन मोर देन 50% ऑफ द पॉइंट्स आई कैन रिकॉल. ओके, दैट वे, बट आई एम श्योर दैट इज़ बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ओनली. आई डोंट फील दैट इट इज़ गॉड गिफ्टेड और समथिंग. तुम भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तुमको. ओके, तो कम बैक टू द पॉइंट. फॉरेन एड्स एंड असिस्टेंस में बाईलेटरल और डायरेक्ट गवर्नमेंट एड, वो एक पॉइंट आएगा. पॉइंट नंबर 2, मल्टीलेटरल एड वेरिन जितनी भी गवर्नमेंट्स होती है, ऑल द गवर्नमेंट्स वुड पूल रिसोर्सेज विथ सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक वर्ल्ड बैंक और समथिंग लाइक दैट, एंड वहाँ से वर्ल्ड बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट टू अदर कंट्रीज. देन पॉइंट नंबर 3, देखो यहाँ लिखा हुआ है टाइड अप यू नो हेल्प वेरिन, कि जब कोई पैसा वो लोग देंगे तो मैंडेटरी होगा कि जिस चीज़ के लिए उन्होंने पैसे दिए हैं उसी चीज़ के लिए तुमको खर्च करना पड़ेगा. ओके, और अनटाइड अप एड होता है जहाँ पे वो तुमको पैसा डोनेट करते हैं लेकिन वो मैंडेटरी नहीं करते कि तुम इसी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, बट हाँ कुछ तो पर्पसेस स्पेसिफाइड जरूर होता होगा, वरना ऐसे कोई पैसा देता नहीं है. और जो 4th लास्ट पॉइंट है वो है फॉरेन ग्रांट्स, विच लाइक इट इज़ अ वॉलेंट्री ट्रांसफर बाय द गवर्नमेंट, द फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, द एजेंसीज. बहुत सारा पैसा आता है. फॉर एग्जांपल किसी कंट्री में अर्थक्वेक आ गया, किसी कंट्री में सुनामी आ गया, या फिर जैसे किसी कंट्री में पॉवर्टी बहुत है, यू वुड कीप ऑन लिसनिंग, बट हमने कभी ध्यान नहीं दिया. तो जो भी पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में हेल्प के तौर पे जाता है, लाइक ग्रांट्स, लाइक डोनेशन, दैट इज़ वन ऑफ द वेज ऑफ फॉरेन कैपिटल मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. हम किसी और बात पे फोकस करें. 4 पॉइंट बोला है मैंने. बाईलेटरल और डायरेक्ट गवर्नमेंट, मल्टीलेटरल जो पैसा पूरा जमा करके हम वर्ल्ड बैंक या किसी यू नो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के पास में पूल आउट होता है और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है. देन स्पेसिफाइड कि भाई आपको इसी चीज़ के लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे, बिना स्पेसिफाइड रहता है. एंड देन फॉरेन ग्रांट्स बाय गवर्नमेंट्स, इंडिविजुअल्स, जो भी देना चाहे. फॉर एग्जांपल बिल गेट्स इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन अफ्रीका टू इन ऑर्डर टू यू नो काइंड अपलिफ्ट पीपल फ्रॉम पॉवर्टी एंड बहुत सारे डिजीज के लिए. सो इट इज़ अ वे ऑफ मूविंग कैपिटल ओनली. ओके,
लेकिन ये वाले जो पैसों की बात हो रही है वो पैसा हमें इस चैप्टर के अंदर में पढ़ाई नहीं करना। देन दूसरा, बोरोइंग्स विच कैन टेक वेरियस फॉर्म्स, डायरेक्ट गवर्नमेंट लोन्स होते हैं, फिर लोन्स फ्रॉम लाइक वेरियस ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल होते हैं लाइक IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। देन सॉफ्ट लोन्स जो वर्ल्ड बैंक और IMF के सब एसोसिएट्स हैं। उसके बाद एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, यानी कि मैं दूसरी कंट्री से बोरो करूँ एज एंटरप्राइज, और या फिर ट्रेड क्रेडिट फैसिलिटीज़, ये सारे बोरोइंग्स में आ गए, इनके फॉर्म्स हैं, ये भी हमें इस टॉपिक में नहीं पढ़ना। थर्ड, डिपॉजिट्स फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियंस, फॉर एग्जांपल बाहर का जो बंदा काम कर रहा है वो इंडिया में पैसा डिपॉजिट करेगा तो वो भी एक पैसे का मूवमेंट हुआ, राइट। अब फोर्थ वन आ रहा है FDI, फॉरेन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन portfolio investment. This is the topic and of interest and study in this chapter. So basically we are talking about that money ka flow which is coming or which is moving from one country to another from the perspective of investment. तो दो बहुत major point तुमको discuss करना है बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से दिया हुआ है, that is foreign domestic investment and foreign portfolio investment. दोनों में पैसा इंडिया आता है US से सपोज करो, लेकिन दोनों में बहुत स्टार्क डिफरेंस है बिहेवियर में। तुमने नाम सुना होगा ना, यूनिलीवर, हिंदुस्तान लीवर, तुमने नाम सुना है। तो मैं तुमको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में बात करूँ ना, सो बेसिकली दैट मनी विच इज़ कमिंग टू इंडिया फॉर एग्जाम्पल फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तुम कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तुम बाय करते हो या तुम कोई कंपनी खरीदते हो, दैट वे, तो उसको FDI बोलते हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि वो स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो यू आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अ लॉट अबाउट FDI एंड अ लॉट अबाउट FPI, देयर डिफरेंसेस एंड सो मेनी पॉइंट्स फॉर दैट मैटर गाइज। आई एम श्योर गाइज यू आर फाइन। 4 पॉइंट थे, 8 बोल लो मेरे साथ में। एड्स एंड असिस्टेंस था, उसके बाद में ये था बोरोइंग्स था, उसके बाद डिपॉजिट्स बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस, एंड देन ये वाला इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ FDI एंड FPI। आगे बढ़ें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FDI। ओके गैस, 2 मिनट पहले मैंने तुमको बोला ना दैट देयर कुड बी वेरियस वेज ऑफ लाइक मूवमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल, राइट, बट सबको हमें नहीं पढ़ना है। वी हैव टू ओनली रीड FDI एंड FPI। ओके, मतलब बेसिकली विच इज़ रिलेटेड टू बिजनेस एंड रिटर्न्स जनरेशन ब्रॉडली। और अगर तुम मुझसे एक लाइन में दोनों का डिफरेंस पूछोगे ना कि भाई FDI और FPI में क्या डिफरेंस होता है, तुमको क्या बोलूँगी पता है मैं, कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग हैं, राइट, अगर US में जा करके किसी कंपनी के अंदर में हम स्टेक अक्वायर करते हैं उसके बिजनेस के अंदर में, ओके, एंड आई विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट सपोज, एंड मेरा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होगा कि बिजनेस कैसे चलता है एंड ऑल दैट, तो दैट विल बी अ कैटेगराइजेशन ऑफ FDI। लेकिन अगर मैं उसी कंपनी के शेयर्स उनके स्टॉक मार्केट से जाके बाय कर लेती हूँ, तो एम आई लाइक रियली इन टू द लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एम आई कमिटेड टू द मैनेजमेंट एंड ऑल? नो, दैट विल बी कॉल्ड एज FPI। बहुत सिंपल सी समझ की चीज़ है। FDI में अगर तुम किसी बिजनेस के अंदर में इन्वेस्ट करोगे सपोज का, मतलब तो तुम 2 दिन के लिए नहीं करोगे ना, 1 महीने के लिए नहीं करोगे, इट विल बी ऑलवेज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वेयरएज अगर तुम किसी कंपनी के स्टॉक्स बाय करते हो तो हो सकता है कि तुम 6 महीने रहना चाहते थे, बट अगर 1 महीने के अंदर ही तुम्हारा टारगेट रिटर्न पूरा हो गया तो तुम निकल आओगे बाहर, एंड देयर इज नो बाइंडिंग ऑन दैट कि तुम निकल नहीं सकते। FDI में ऐसा नहीं होगा, देयर वुड बी अ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन। लॉन्ग टर्म व्हेन आई से इट विल बी रियली लॉन्ग टर्म, लाइक 2-5 years, नॉट लेस देन दैट। पॉसिबल ही नहीं है ना, तुम खुद ही सोच के देखो, अगर आज कोई बिजनेस हम लगाते हैं तो ऐसा हम बोल सकते हैं क्या कि बस 1 साल के बाद मैं तो निकल जाऊँगा? वैसे नहीं सोचना है। तो FDI is like acquisition of real physical capital, like manufacturing facility, like investment in the land, investment in the property of that business and everything, part of the management and all that, that would be a part of the FDI. But acquiring of like stocks, acquiring of like bonds, like इस कंट्री से उस कंट्री में पैसा डिपॉजिट किया, रिटर्न्स मिला एंड बाहर निकल गए, दैट विल बी पार्ट ऑफ FPI। तो दोनों क्या चीज़ है थोड़ा डिटेल में, एंड दोनों के क्या इम्प्लीकेशंस हैं वो थोड़ा डिटेल में अपने लोग को पढ़ना। ये पूरा का पूरा यूनिट उसी चीज़ पे फोकस करता है। तो मैं शुरू कर रही हूँ बेसिकली। ओके, सो व्हाट इज़ FDI? ब्रॉड 3-4 पॉइंट बोलती हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, मैंने ट्राई किया कि उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ। पहले डिस्कशन लेते हैं, उसके बाद अपन रीड करेंगे या मैपिंग करेंगे। तो व्हाट इज़ एग्जैक्टली FDI? FDI इज़ acquiring some physical capital or manufacturing facility by one enterprise or by one individual or enterprise or a company in another country.
समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड समटाइम्स इट इज़ कंसिडर्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। फ्लो कॉन्सेप्ट का मतलब क्या हुआ कि समटाइम्स हम कैसे बात करते हैं कि इस पूरे साल में एफडीआई का कितना पैसा इंडिया में आया, दैट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट। आज की डेट में इंडिया में कितना एफडीआई इन्वेस्टेड है, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। Okay, so what exactly, how do you define? FDI is nothing but acquisition of an asset by one individual or company in another country with respect to management, control and ownership, and that too for a longer period of time, then it will be part of the FDI. Guys, points ये वो तुमको याद करना पड़े, कोई choice नहीं है, बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में तुम नहीं लिख पाओगे। Okay, IMF, इंडिया इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कैसे डिफाइन करता है? दैट FDI is like involving long-term relationship which reflects, okay, lasting ownership and control, wherein the resident of one country, like अगर मैं इंडिया में हूँ, resident of one country invests or acquires an asset in the resident of another country, और वो जो asset है वो इस country को belong नहीं करता है, then it will be called as FDI. Minimum you will have to acquire 10% of the shares of that asset in order to be categorized as an FDI. And सिर्फ जो शुरू के ट्रांजैक्शंस होते हैं सिर्फ वो नहीं, एनी अदर ट्रांजैक्शन, यू नो, काइंड ऑफ एनी अदर फॉलोइंग ट्रांजैक्शन बिटवीन द टू एंटिटीज और the associates of two entities would also be a part of the FDI. एक्चुअली और क्या बोलता है कि अगर एफडीआई को तुमको डिफाइन करना है तो इसकी कैटेगराइजेशन कैसे होगी कि या तो मिनिमम एटलीस्ट 10% शेयर्स या वोटिंग शेयर्स अगर तुमको अगर दूसरी कंपनी के एसेट में तुम अक्वायर करते हो तो तुम एफडीआई के लिए कैटेगराइज होते हो। इंडिया में भी वही डेफिनेशन चलती है। यू कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ एफडीआई ईदर इन टर्म्स ऑफ इक्विटी और इन टर्म्स ऑफ लाइक री इन्वेस्टमेंट ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स और इंटर कंपनी लोन्स के तौर पे भी तुम कर सकते हो, राइट। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर तुमको एफडीआई पे नोट लिखना आता है तो समझ में तुमको आ गया कि क्या क्या होता है एफडीआई, इतना मुश्किल नहीं समझना। बट जब तुम लिखने बैठोगे ना, जब तुम लिखने बैठोगे तो तुमको पॉइंट्स जो फॉर्मली लिखना चाहिए वहाँ पे वो तुमको प्रॉपरली, जो कि और हर पॉइंट एक दूसरे से अलग दिखना चाहिए, वो याद नहीं आएगा तुमको। इसलिए कोशिश ये करना कि जो मैंने पॉइंट्स तुमको दे रखे हैं यहाँ पे उसके 3-4 पॉइंट कम से कम तुम एक एक लाइन याद कर लेना एंड उसके अराउंड फिर तुम्हारी थियरी बिल्डअप हो जाएगी। मैं पढ़ रही हूँ। FDI refers to the act of acquisition or construction of physical capital by a firm from one country in another country. The term specifies sometimes refer to the flow per unit time and sometimes to the accumulated stock of capital. You understood, right? It is defined as a process whereby the resident of one country acquires ownership of an asset in another country, and such movement of capital involves ownership, control as well as management of the asset in the host country. आई बात समझ में? तुमको कितनी सारी एफडीआईज है पता है तुम्हें, और कैसे फॉर्म होती है, किसको किसको एफडीआईज बोलोगे? वो लोग यहाँ पे आकर के जॉइंट वेंचर करेंगे। ओके, देन तुमने नहीं सुना बजाज एलियांज, नाम सुना है? तो बजाज एलियांज इज़ अ वेरी बिग इंश्योरेंस कंपनी। तो बजाज क्या है पता है? इंडिया की कंपनी, और एलियांज क्या है? बाहर की कंपनी है। तो एफडीआई के थ्रू वो लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, तो नाम क्या होगा? बजाज एलियांज। ऐसे बहुत सारे अगर तुम सोचोगे ना, मारुति सुजुकी इज एन इंडियन कंपनी एंड सुजुकी इज अ फॉरेन कंपनी। तो ये हुआ तुम्हारा एफडीआई। आई एम श्योर गाइज यू आर बेटर ऑफ नाउ। ओके, एज वेल एज मैनेजमेंट ऑफ द एसेट इन द होस्ट कंट्री। ऐसे नहीं कि तुम ऊपर से, यू विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, यू विल एक्सरसाइज ओनरशिप एंड कंट्रोल, देन ओनली यू कैन बी कॉल्ड एज एन एफडीआई। ओके, देन according to the IMF and OECD definitions, the acquisition of at least 10% of the ordinary shares or voting power in a public or private company by non-resident investors makes it eligible to be categorized as a foreign direct investment. या तो minimum 10% shares या क्या लिखा हुआ है, वोटिंग पावर इन अ पब्लिक और अ प्राइवेट कंपनी, तब आप एफडीआई में कैटेगराइज होगे। इंडिया में भी यही रूल चलता है। FDI has 3 components: equity capital, reinvested capital and other direct capital in the form of intra-company loans between direct investors and affiliate enterprises. ठीक है ना? अच्छा, ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? एफडीआई कौन करेगा? तो एफडीआई यूएस में, अगर सपोज हम यूएस की बात करते हो तो यूएस का कोई इंडिविजुअल, कोई एंटरप्राइज, कोई कंपनी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, कोई ट्रस्ट, एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया एज एफडीआई।
मतलब उनको FDI बोला जाएगा इंडिया के अंदर में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स में भी इंडिविजुअल्स, इनकॉर्पोरेटेड और अनइनकॉर्पोरेटेड प्राइवेट और पब्लिक एंटरप्राइजेस, एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटरप्राइजेस, गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, एस्टेट्स, ट्रस्ट और अदर ऑर्गेनाइजेशंस और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ द above mentioned entities can be called as an FDI. They will form joint ventures, they will establish their subsidiaries, or they will एसोसिएट विथ अस, काइंड ऑफ इंडिया की किसी कंपनी के साथ में एसोसिएट हो जाएंगे और नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेंगे, समथिंग। ओके, ऑल विल बी कैटेगराइज्ड एज FDI. The main forms of direct investments are the opening of overseas companies, including the establishment of subsidiaries और ब्रांच। ये जितने भी तुम्हारी बैंक्स वगैरह होती हैं, NBFCs होती हैं, उनकी सबकी ब्रांचेज होती हैं, सब्सिडियरीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया के बारे में बात करूँ तुम्हारे लिए ईजी होगा समझना, तो ये सारे FDI के रूल्स के थ्रू ही ये लोग इस्टेब्लिश होते हैं। ओके, creation of joint ventures on a contract basis, joint development of natural resources and purchase or annexation of companies in the country receiving the foreign capital. Okay, so ये points में से सारे नहीं भी तुम याद करते हो तो 3-4 points you will have to, otherwise FDI हम अपन सोचते जरूर हैं, बट जब लिखने जाओगे ना तो 4 पॉइंट जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखने चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, वो 4 पॉइंट बिल्कुल एक दूसरे से अलग दिखने चाहिए, ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, याद कर लेना अच्छा रहेगा। ओके, देयर कैन बी 3 फॉर्म्स ऑफ FDI। नंबर 1 क्या लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल। अगर सपोज करो कि कोई बिजनेस एंटिटी US में है और सेम बिजनेस अगर ला करके अगर इंडिया में वो लोग कंटिन्यू करते हैं, लाइक एस्टैब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल मे बी बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द मार्केट शेयर, राइट, ग्लोबल मार्केट बहुत बड़ा होता है, तो वो लोग कोई बिजनेस ऑलरेडी वो करते हैं, लाइक यूनिलीवर जो है इट इज़ इनटू लाइक ऑल FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। आज के दिन हम जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं, सर्फ एक्सेल हो या तुम्हारे जितने भी शैम्पूज़ होते हैं, क्या नहीं है हिंदुस्तान लीवर का, सब कुछ। तो इंडिया में क्या बोलते हैं उसको, हिंदुस्तान लीवर। ओके, सो बेसिकली इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ FDI। तो अगर वो लोग कोई बिजनेस वहाँ पे करते हैं और सेम बिजनेस ला करके दूसरी कंट्री में इस्टेब्लिश करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर मार्केट, ओके, इन टर्म्स ऑफ द मार्केट शेयर बोलो या जो बोलो, उसको बोला जाएगा हॉरिजॉन्टल FDI बोला जाएगा। ओके, देन वर्टिकल इज लाइक वो वहाँ पे जो करते हैं और यहाँ पे जो है वो सेम नहीं है, बट सम हाउ इट इज़ रिलेटेड एंड इट कैन फॉर्म लाइक अ बायर सेलर रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है जो वहाँ पे ऑटोमोबाइल बनाती है और इंडिया में उन्होंने कोई बिजनेस या जॉइंट वेंचर किया जो पार्ट्स बनाती है ऑटोमोबाइल के, और उसके साथ में लोगों ने अगर बिजनेस सेट किया तो उसको वर्टिकल बोला जाएगा। वर्टिकल क्या होता है पता है? वर्टिकल का मतलब हुआ आई एम नॉट डूइंग द एग्जैक्ट सेम बिजनेस बट वी आर इनटू बायर सेलर रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट का मतलब होता है दैट दे आर ट्राइंग टू अक्वायर, मतलब वो जो अक्वायर करेगा सपोज इंडिया के अंदर, तो उनके बिजनेस जो वहाँ पे वो लोग कर रहे हैं और इंडिया में जो वो लोग करेंगे उनमें आपस में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, बट वाई डू वी डू देन, मतलब कोई भी कॉन्ग्लोमरेट यूजुअली किसको बोला जाता है? ग्रुप ऑफ अनरिलेटेड बिजनेसेस को बोला जाता है। लाइक मेरा एक बिजनेस फॉर एग्जांपल रिलायंस, अगर तुम देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी है, इन्होंने टेलीकॉम भी करके रखा है, जियो जिसको बोलते हो। देन ये लोग इन लोगों के जैसे डीमार्ट होता है, जैसे क्या बोलते हो तुम, ग्रॉसरी स्टोर्स टाइप का जो उनका रिलायंस का जो रिलायंस फ्रेश है, तो तुमको लगता है कि पेट्रोलियम रिफाइनरी का जियो से कोई लेना देना है? नहीं, कोई लेना देना नहीं है। तो इट इज़ अ कॉन्ग्लोमरेट, a group of companies where there is no relation among each other, it is called a conglomerate. Vertical का मतलब होता है कि भाई group of companies where they are like into buyer seller relationship, उसको vertical बोला जाता है। horizontal किसका? मैं सेम बिजनेस में, फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी अगर ब्रिटानिया को अक्वायर कर लेता है तो क्यों अक्वायर करेगा? मैं अपने मार्केट शेयर को बढ़ाना चाहता हूँ, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, उसको हॉरिजॉन्टल बोला जाता है। एक और होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, तुम्हारी मॉड्यूल में दिया हुआ है, रेसिप्रोकल FDI। मतलब रेसिप्रोकल का मतलब क्या हुआ कि सपोज US इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ लाइक व्हाट IT, ओके, एंड कोई जर्मनी इज वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड इंजीनियरिंग बेसिकली यू कैन से, ओके। तो US विल लाइक US will help Germany in terms of the IT and Germany will help US in terms of the automobile engineering। तो ये हो गया रेसिप्रोकल FDI हो गया गाइस। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये देख लेना। मैं मूव कर रही हूँ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट।
ये तो पता है तुम्हें कैसे है कि इट्स लाइक सिंपलर देन एफडीआई एक्चुअली इन ऑर्डर टू राइट सपोज. सो बेसिकली you would be acquiring less than 10% to be called an FPI. You are basically interested in returns. You will invest in the form of stocks in terms of bonds or some kind of like deposits or something. And as soon as your returns, like you get your target returns, you exit the company. You are not interested either in the management or the ownership or the control or the manufacturing or something. You are just not interested in that. That is called FPI. Okay. FPI का एक सबसे बड़ा implication क्या होता है? For example, अगर तुम जाकर के moneycontrol.com पे जाके देखोगे ना तो तुमको डेली का डेटा नजर आएगा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने इतना पैसा इंडिया में आज डाला. तो वो लोग थोड़ा बहुत पैसा लेके नहीं आते, वो लोग मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लाइक 2000 करोड़ आज मार्केट में इन्वेस्ट किया, 2000 करोड़ आज निकाल लिया. तो इट अफेक्ट्स अ लॉट व्हाट यू नो बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन इंडिया एंड लाइक डिफरेंट, लाइक अगर इंडिया और यूएस की बात करें तो रुपये पर डॉलर के एक्सचेंज रेट को काफ़ी फ्लक्चुएट करता है वो. तो इस तरह की जो चीज़ें होती है, लाइक इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड. सिंपल, आई इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री बिकॉज द रिटर्न्स आर हायर. Okay, I'm not interested what does the company do and what is the ownership, who is the man. Of course you will look from the perspective of शेयर की प्राइस. अगर तुम शेयर्स खरीदते हो तो अगर तुम ये चाहते हो कि तुम रिटर्न्स कमाओ तो नेचुरल सी बात है कि तुमको ये तो देखना पड़ेगा कि तुम पैसा कहाँ लगा रहे हो. बट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द फिजिकल कैपिटल ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी. ओके, so foreign portfolio investment is a flow of what economists call financial capital rather than real capital and does not involve ownership or control on the part of the investor. But basically you're sorted on that. Unlike FDI, portfolio capital in general moves to investment in financial stocks, bonds and other financial instruments and is affected largely by individuals and institutions through the mechanism of capital market. कैपिटल मार्केट का मतलब क्या होता है? जैसे इंडिया की अगर बात करोगे तो बीएससी, एनएससी, बॉन्ड मार्केट, ये सारा तुम्हारा कैपिटल मार्केट हो गया. द सोल इंटेंशन ऑफ अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इज टू अर्न रेम्यूनरेटिव रिटर्न through investment in foreign securities and is primarily concerned about the safety of their capital, the likelihood of appreciation in its value and the return generated. Logically, portfolio capital moves to a recipient country which has revealed its potential for higher returns and profitability. India is one of them if you do not know. Okay, so basically तुमको एग्जाम्पल देती हूँ कि सपोज करो कि किसी यूएस की कंपनी ने इंडिया में एफडीआई के तौर पे इन्वेस्टमेंट किया और यहाँ का जो समझो कि पॉलिटिकल सिचुएशन अज्यूम करो कि इलेक्शंस वगैरह की वजह से काफ़ी अनस्टेबल हो गया, तो क्या वो रातों रात पैसा अपना लेके चले जाएंगे अपना एफडीआई को, बोलेंगे नहीं मेरे को अपने यहाँ पर रहना? नहीं, वो नहीं जा सकते. जैसे हम नहीं जा सकते ना छोड़ के, वैसे वो भी नहीं जा सकते. लेकिन अगर किसी एफपीआई ने पैसा लगाया होगा और उनको अगर ऐसी फीलिंग आएगी ना कि यार इनके यहाँ तो बहुत वॉलेटाइल चल रही है सिचुएशन, पता नहीं क्या होगा, अनस्टेबल हो गया, अपना पैसा लो और निकल जाओ. इतना ही सिंपल डिफरेंस है दोनों के बीच में. ओके, सो दे हैव गिवन यू गाइज द डिफरेंस बिटवीन द टू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वर्सेस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. ये तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे माइट आस्क यू टू लाइक डिफ्रेंशिएट बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई. सो 5-4 तो बिना देखे बिना भी हम लोग बात कर सकते हैं. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ long term, FDI is in the long term in nature and FPI is short term in nature, correct? Number 2, FDI cannot be speculative in nature. मतलब तुम सट्टा नहीं कर रहे कि अरे ये बढ़ेगा ये घटेगा. It is real investment, whereas FPI can be to a certain extent speculative in nature. Number 3, if a foreign company or if a foreign capital comes into the country and establishes some joint venture, some subsidiary, it will definitely have some impact on the product market. Okay, I hope you understand what is product market, labor, capital, real estate, everything. But FPI का प्रोडक्ट मार्केट पे कोई लाइक वेजेस पे या कैपिटल पे या इंटरेस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, राइट? नंबर 4, यू विल बी अ पार्ट, एफडीआई के तौर पे अगर पैसा आता है देन यू विल बी अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट इंटरेस्ट एंड कंट्रोल, बट हियर यू हैव नो इंटरेस्ट इन द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोल पार्ट फॉर दैट मैटर. In case of FDI, you will be acquiring some physical capital like land, property, building, business, something. But in case of FPI, you are only investing in financial asset like bonds, debentures, stocks, loans, something of that sort. Okay, देखते हैं. सो एफडीआई एंड एफपीआई के बीच में डिफरेंस बोला हुआ है. फिजिकल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट, डिफिकल्ट टू विदड्रॉ, ईजी टू विदड्रॉ. जब मन होगा तब निकाल के पैसा लगेगा. आज स्टॉक्स मुझे सपोज करो कि मैं किसी कंपनी इंडिया में, अगर मैं इंडिया में ही रहती हूँ और एक किसी कंपनी की अगर पार्टनर हूँ मैं, ओके,
तो क्या मैं तुरंत बोलूँगी मेरा पैसा वापस करो, मुझे बिजनेस में नहीं रहना? इट इज़ नॉट ईजी। लेकिन अगर उस कंपनी के स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है तो सुबह लगा करके शाम को पैसे निकाल सकती हूँ। Not inclined to be speculative, naturally you are interested in business actually. Okay, speculative in nature, often accompanied by technology transfer, because naturally you would want the business to grow for that matter, and you तुमसे जो भी बन पड़ेगा वो तुम करोगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए, बिकॉज तुम्हारे नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट तुम्हारा वैसा है। ओके, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेज, मैं रादर प्रोडक्ट मार्केट बोलूँगी। Okay, no direct impact. Enduring interest in management and control, no abiding interest in management and control. Securities are held with significant degree of influence by the investor on the management of the enterprise. Obvious सी बात है guys, अगर मान लो मैं किसी कंट्री में जा करके वहाँ पे कोई प्रोजेक्ट नया लगने वाला है, ओके, और मैं उसमें जा करके अगर पैसा लगाना चाहती हूँ उनके बिजनेस के अंदर में, तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन मेनी थिंग्स इन विच एन FPI वुड नॉट बी इंटरेस्टेड। सिक्योरिटीज आर हेल्ड प्योरली एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड नो सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द एंटरप्राइज। ऑब्वियस सी बात है, FDI के तौर पे अगर मैं पैसा लगाती हूँ वहाँ पे तो मेरा इन्फ्लुएंस मैनेजमेंट के ऊपर बहुत होगा। लेकिन अगर FPI को स्टॉक मार्केट में जाकर मैं पैसा लगाऊँ तो मेरा कोई इफेक्ट होगा उनके मैनेजमेंट के ऊपर? कुछ नहीं होने वाला है। तो ये दिया हुआ है, तुमको याद करना है। रीजंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक। टॉपिक मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल टॉपिक नहीं है, बट रिटेन करना, बिकॉज इतना जेनरिक लैंग्वेज लिखा हुआ है ना कि इसको रिटेन करना ही बहुत मुश्किल होगा। तो आगे बढ़ते हैं, रीजंस फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट गाइज। ओके, सो what I want to say is that they have given 23 points here guys. It is not possible to recall 23 points in the examination. मतलब ऐसे भी अगर मैं याद भी करूँ बैठ करके तो पॉसिबल नहीं कि पूरे 23 याद होंगे। और सिर्फ ये नहीं कि 23, और भी ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें सब में 15-20 पॉइंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। सो इज़ इट पॉसिबल टू रिकॉल एवरीथिंग? इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिकॉल एवरीथिंग। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट दैट कि 10 पॉइंट 12 पॉइंट अगर तुम याद कर लोगे, 10-12 पॉइंट्स इफ़ यू कैन रिमेंबर, बट कॉन्शियसली बैठ करके तुमको उसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम ऐसे सोचते हैं ना कि 23 पॉइंट्स हैं तो मुझे कोई भी 10 तो मैं याद कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कम पॉइंट्स होंगे ना, तो मान लो 5 पॉइंट का अगर टॉपिक है तो 2-4 तुमको वैसे भी याद रह जाएंगे। लेकिन अगर 23 पॉइंट्स है तो व्हाट विल हैपन, यू विल जस्ट सी थ्रू अ स्वीपिंग लाइक वे, एंड फाइनली जब बैठोगे ना आंसर लिखने के लिए तो तुम्हें एक भी याद नहीं आएगा। तो वो नहीं करना, बैठ के थोड़ा रिकॉल करना एंड फिर आगे बढ़ना। सारा याद नहीं करना, नॉट रिक्वायर्ड। जो भी तुम्हें 10-12 याद रह जाएंगे, यू शुड बी लाइक एबल टू राइट समथिंग एंड सम नॉट समथिंग इन अ गुड मैनर, बिकॉज अगर इतने सारे पॉइंट्स और तुम थोड़ा भी नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे तुम्हें। तो क्या पॉइंट्स आ रहा है? 10-12 पॉइंट तो मैं ऐसे ही बोल तुमको। सो द इंक्रीज्ड इंटरडिपेंडेंस ऑफ द नेशनल इकोनॉमीज एंड द कॉन्सिक्वेंट ट्रेड रिलेशंस एंड इंडस्ट्रियल कॉपरेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसको एक्सप्लेन करने की बजाय रादर तुमको ये बोलूँगी दैट बेसिकली गाइज 2 पॉइंट जो तुम्हारे आ रहे हैं वो लगभग काफ़ी रिलेटेड हैं। सो आज एक ये पूरी जो इकोनॉमी है हर कंट्री की, ग्लोबल लेवल पे हम सब एक फैमिली बन चुके हैं। कोई भी चीज़ किसी भी कंट्री में थोड़ी भी अगर होगी तो वो हमें अफेक्ट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है बेसिकली। ओके, फॉर एग्जाम्पल कोविड इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल, मतलब नॉट रिलेटेड टू दिस एग्जैक्टली, बट देन कोविड इज़ अ बिगेस्ट एग्जाम्पल वेयर इन हम बच ही नहीं सकते। कितने सारे वेव्स आए ना, अगर एक बार तो सपोज हमें पता नहीं था, बट जितनी बार दूसरी कंट्री में वेव्स आए हमें भी हमें अफेक्ट हुआ उस चीज़ का, हम उसको रोक नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। सब लोग बोलते हैं एयरपोर्ट बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो, पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुमको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, उससे तुमको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेगा। तुम्हें पता है कि चाइना इज़ नोन एज द मैन्युफैक्चरिंग बैकयार्ड ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग वाला जो काम है, लेबर इंटेंसिव जो काम है, वो सारा चाइना में होता है। एंड इसी वजह से इन स्पाइट ऑफ ऑल द कंट्रीज फेसिंग सो मच ऑफ डिफ़िकल्टीज, कितने लोग मरे हैं कोविड के अंदर में, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाया उस चीज़ के बारे में। द वर्ल्ड इज़ लाइक गोइंग ऑन द सेम वे इट यूज्ड टू गो। कोई कुछ नहीं कर पाया किसी का भी। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एवरी बिट ऑफ स्टफ दैट वी यूज़ इन आर डेली लाइफ्स। तुमको लगेगा कि मैं अब यूज़ नहीं करूँगा, नहीं करना चाहिए, तुम कुछ भी कर लो, तुमको पता भी नहीं किस किस चीज़ में वहाँ से इम्पोर्ट किया हुआ सामान हम यूज़ कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, राइट फ्रॉम एवरी प्लास्टिक टू एवरी क्लॉथ, एवरीथिंग, एवरी फर्नीचर। क्या नहीं, तुम जो फ़ोन यूज़ करते हो एप्पल का, उसके सारे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। ओके, एंड
तुम्हारी जितनी गाड़ियाँ बनती है, उनके जितने चिप्स वगैरह बनते हैं, कितनी सारी चीज़ें वो सारी चाइना में बनती है। तुम रोक नहीं सकते, तुम कुछ नहीं कर सकते उस चीज़ के बारे में, भले ही सामने वाले की कितनी भी गलती हो या ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दैम। तो मैंने क्या बोला, द इंक्रीजिंग इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज एंड कॉन्सिक्वेंट ट्रेड रिलेशंस एंड इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल कॉपरेशन एस्टैब्लिश्ड अमंग देम। ये पॉइंट मैंने बोला। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस इन देयर सब्सिडियरीज एंड एफिलिएट्स। सो बेसिकली एक चीज़ और तुमको बताती हूँ मैं, क्या हुआ था, अगर तुम्हें पता नहीं तो मैं बता दूँ। कोविड स्पर्ट कहाँ से हुआ? तुमको ये पता है कि दैट इटली इज़ वेरी वेरी like popular for designing. I'm sure you know that, okay? Italy and France are pioneers in designing. लेकिन उन कपड़ों की जो सिलाई होती है, उन कपड़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, या तो वो चाइना में होती है या फिर चाइनीज़ पब्लिक जो है वो इटली में बैठ करके उसकी स्टिचिंग करते हैं मैक्सिमम। तो बेसिकली यू नो उनका कुछ, आई एम श्योर गाइज यू वुड बी नोइंग कि उनका कुछ था कि दे वांटेड पीपल टू लाइक मिंगल। तो बेसिकली क्या हुआ कि चाइना से वुहान में, और वुहान उसका सेंटर है बेसिकली, वो जो क्लॉथ्स का जो स्टिचिंग होती है वो वुहान है। तो वुहान से इटली की एक डायरेक्ट फ्लाइट, तुम सोच सकते हो राइट, कोई पर्टिकुलर सिटी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द सिटी। तो ये लोग जो आना जाना उस वक्त के, उसी वजह से इतना ज़्यादा इटली में इतना ज़्यादा कोविड फैला, अगर तुमको पता नहीं है। सो बेसिकली क्यों, क्या लिखा हुआ है, इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ transnational corporations in their subsidiaries and affiliates. That means Chinese industries being set up in Italy, and Italy का जो Italy like designers setting up their like manufacturing in China, correct? Now एक कंट्री में खुद में रह करके, जबकि पॉसिबल है आज हर जगह सामान भेजना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ। पहले के समय में ना इतना ज़्यादा मूवमेंट पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज जाने की ज़रूरत ही कहाँ है। तुमको ये पता है कि आज लोग ऑफिस सेटअप नहीं करते, आर यू अवेयर ऑफ दैट? मुझे लगा एक अपॉर्चुनिटी है ये सारी चीज़ें बताने का तुमको, तो आई एम यूजिंग दैट अपॉर्चुनिटी। तुमको एक बात ये पता है कि आज फिजिकल ऑफिस कोई सेटअप नहीं करता, घर पे ऑफिस होता है। और तुमको पता है एक एम्प्लॉय फिलीपींस में, एक एम्प्लॉय कोरिया में, एक एम्प्लॉय थाईलैंड में, एक एम्प्लॉय लाइक चाइना में, ऐसे करके यू कैन हैव योर ऑफिस पीपल not working in a physical place, rather you have a team of 100 people living in 100 countries and still the business is going on like more effectively maybe. So achieving larger economies of scale with the help of technological growth, मैंने ये बोला। Okay, then lack of feasibility of licensing agreements with foreign producers in view of the rapid rate of technological innovations. Then एक पॉइंट और लिखा हुआ है इसमें कि अगर तुम नेसेसिटी टू रिटेन द डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन नॉलेज और मैनेजरियल स्किल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द प्रॉफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। जो कंट्रीज़ में तुम्हारी जो कंपनीज़ हैं उनके पास में जो प्रोड्यूस करने का स्किल है या मैनेजरियल स्किल है, डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, फैक्ट्रीज़ होती हैं या बिजनेसेस होते हैं, उनमें नहीं होता है। तो वी कैन यूटिलाइज दैट गाइज। ओके, देन अगर तुमको पता होगा, एग्जाम्पल पहले बोल रहे, अगर तुमको पता होगा तो कोक तुम्हारा जो है, थम्स अप यू नो काइंड ऑफ, तो कोक तुम्हारा जो, कोक की कंपनी की बात करती हूँ, ओके, तो कोक एंड पेप्सी पॉसिबली दीज कंपनीज हैव गॉट देयर FDI'd इन्वेस्टमेंट इन सपोज इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, एवरी कंट्री। उनका पेटेंट राइट है, वो जो केमिकल कॉम्बिनेशन है तुम्हारे ड्रिंक का, एरेटेड ड्रिंक का, उसका एक पेटेंट राइट है, उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर इंडिया में कोक बिक रहा है सपोज करो, तो उसकी जो क्वालिटी है गाइस वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए जैसे US में हो रही है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर पेटेंट राइट्स एंड ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस, it is important for the companies to set up their subsidiaries and affiliates and manufacturing companies in the form of FDI basically. Okay, then बहुत सारे पॉइंट्स है, you can use your physical capital, then financial capital and everything in a more optimum manner, एक वो पॉइंट दिया हुआ है। उसके बाद desire to acquire stakes in the foreign companies so that अगर कोई कंपनी ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रही है, एक्सपोर्ट करती है यहाँ से यहाँ इंडिया में सपोज US की, तो उनको हर समय डर बना रहेगा कोई उनका जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो टेक ओवर ना कर जाए। लेकिन अगर वो लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हैं तो उनका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू है वो प्रोटेक्टेड रहेगा, उनका मार्केट प्रोटेक्टेड रहेगा। उसके बाद कई कंट्रीज लाइक
लाइक इंडिया भी है, दे डू नॉट अलाउ इम्पोर्ट ऑफ मेनी गुड्स, यू नो काइंड ऑफ, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर लोकल इंडस्ट्री। लेकिन अगर वो लोग आकर के एफडीआई अपना सेटअप कर लेते हैं तो ये जो बाहर से सामान इंडिया वाले आने नहीं देते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, दैट विल बी नॉट, आई एम नॉट सेइंग इट विल बी एलिमिनेटेड, बट सरकार फिर भी अलाउ करेगी, बिकॉज अगर एफडीआई सेट होता है तो लोकल लोगों को तुम इन्वॉल्व करोगे, लोकल रेवेन्यू तुम जनरेट करोगे, एंड दैट इज वाई यू कैन ओवरकम दैट। देन अगर किसी कंट्री के अंदर में पोल्यूशन के स्टैंडर्ड्स कम है, इकोनॉमिक यू नो काइंड ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स कम है, इट बिकम्स easy for them to operate. For example, environmental standards in US and environmental standards in India are not same. इंडिया में environmental standards relatively बहुत कम है, and that is why the cost of production for them is relatively very very cheap. Then there are many countries which have got a lot of political stability, and setting up industries there help them to, like जापान वगैरह जैसी कंट्रीज़ है जहाँ पे अगर तुम किसी कोई कंट्री में वहाँ पे अगर जाके कोई तुम यूनिट लगाते हो तो कितना ज़्यादा तुमको लोकल सपोर्ट मिलेगा, राइट। Then there are many countries who want the FDIs. They create favorable conditions like special economic zones and all. जैसे इंडिया में बहुत सारे special economic zones बने हुए हैं where we want the FDIs to come and set up their plants. यहाँ बिजनेस सेट करने में बहुत सारा फ़ायदा है, बिकॉज उससे लोकल तुम्हारा रेवेन्यू बढ़ेगा, लोकल एम्प्लॉयमेंट बनेगा, हमको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ मिलेगा, उसके बाद लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, उसके बाद टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, मैंने सब एक साथ ही बोल दिया तुमको, और लोकल तरीके से हमारा जीएनपी जीडीपी बढ़ेगा। ओके तो ये सारी चीज़ों की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ऐसे हैं जो सपोर्ट करते हैं गाइस इसको, यू नो। तो ये मैं पढ़ के फटाफट ख़त्म करती हूँ। आई एम श्योर यू गॉट द पॉइंट्स। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, सपोज करो अगर मैं सिर्फ इंडिया में ऑपरेट करती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ सीए कोचिंग में पढ़ाती हूँ, सीए करिकुलम को पढ़ाती हूँ, तो मेरा रिस्क बहुत हाई है। लेकिन अगर मैं एक दो कोर्सेज लाइक सीएफए में या एफआरएम में अगर मैं वेंचर आउट कर जाती हूँ तो मेरा रिस्क डाइवर्सिफिकेशन होगा। सिमिलरली इफ यू नो काइंड ऑफ business enterprise is investing or producing only in their own country, then there is a higher amount of risk, because अगर वो country का अपना ऊपर ups and downs होता है, right। लेकिन अगर आप कई इकोनॉमीज में आपने इंडिया में, यूएस में, यू नो सॉरी इंडिया में, यूके में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में आपने इन्वेस्ट कर रखा है, तो सारी दुनिया की कंट्रीज एक साथ ऊपर नीचे नहीं करती, तो देयर यू वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। मतलब कहीं से रेवेन्यू आ रहा है, कहीं से कम आ रहा है, कहीं से नहीं आ रहा है, बट ओवरऑल तुमको कंप्लीट लॉस नहीं होता है। तो रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। Then shared common language or common boundaries and possible saving in time and transport cost because of geographical proximity. ये यूरोपियन यूनियन के लिए बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल है। तुमको पता होना चाहिए इधर यूरोपियन की बहुत सारी कंट्रीज दे हैव फॉर्म्ड अ यूरोपियन यूनियन वेयर इन उनके जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं एक कंट्री के दूसरे वो बहुत नॉमिनल है। देन देर इज़ अ कॉमन करेंसी कॉल्ड यूरो, एंड देर ऑल लाइक ये जितने भी यूरोपियन तुम्हारे कंट्रीज लाइक तुम्हारे नीदरलैंड है, बेल्जियम है, फ्रांस है, वो सारे एक दूसरे से, स्पेन है, वो सारे जोग्राफिकली एक दूसरे से सटे हुए हैं। तो इट इज़ ईजी मूवमेंट, सो दैट विल हेल्प देम टू ग्रो ऑल टुगेदर। Okay, then necessity to retain complete control over its trade patents and ensure consistent quality and service for creating monopolies in the global context. कोक का है मोनोपोली, अभी भी उस फॉर्मूला को कोई कॉपी नहीं कर पाया है, कोक पेप्सी का अभी भी है। Okay, promoting optimal utilization of physical, human, financial and other resources. Okay, then desire to capture large and rapidly growing high potential emerging markets with substantially high and growing population. जैसे इंडिया, जितने भी एशियन कंट्रीज़ हैं, अगर तुम यूएस की कोई कंपनी है सपोज करो, तो उनके लिए बहुत, बिकॉज उनके यहाँ ग्रोथ बहुत कम हो चुकी है, एक तो लोग भी उनके यहाँ बहुत कम है और वो इतना डेवलप हो चुके हैं कि उनकी डेवलपमेंट अब फर्दर रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। सो दे वुड डेफिनेटली वांट टू वेंचर आउट इनटू मार्केट्स विच हैव गॉट हाई पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड हाई पॉपुलेशन, बिकॉज वो अपना सामान यहाँ बेच सकते हैं, राइट। देन ईज ऑफ पेनिट्रेशन इनटू द मार्केट्स ऑफ दोज कंट्रीज दैट हैव एस्टैब्लिश्ड इम्पोर्ट रेस्ट्रिक्शंस सच एज ब्लैंकेट बैन्स, हाई कस्टम ड्यूटीज और नॉन टैरिफ बैरियर्स विच मेक इट डिफिकल्ट फॉर द फॉरेन फर्म्स टू सेल इन द होस्ट कंट्री मार्केट बाय गेटिंग बिहाइंड द टैरिफ वॉल। तुमको एक बात पता है, इंडिया में जितने भी कार्स हैं तुम्हारे, इंपोर्टेड कार्स जितने BMW है, देन मर्सिडीज़ हैं, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। तुमको ये पता है जितनी उस कार की प्राइस है उसका एग्जैक्टली 100% उसका टैरिफ है, कस्टम ड्यूटी, एंड दैट इज़ वाई दीज कार्स आर सो डैम एक्सपेंसिव इन इंडिया। अगर तुम US जाओगे ना तो तुमको टैक्सी में भी मर्सिडीज़ मिल जाएगी, बिकॉज उनके यहाँ टैरिफ इतना ज़्यादा नहीं है। एंड लाइक हमारे यहाँ एनी लाइक 30-35 लाख की जैसे कोई गाड़ी अपन खरीदते हैं नॉर्मल में, ओके 25-30 लाख का तुम समझो, उस रेंज का जो अफोर्डेबिलिटी है 30-35 लाख का, ये नॉर्मल हुआ।
BMW या मर्सिडीज खरीदने के लिए तुम्हारे पास में तुम्हारा बजट 80 lakhs to 1 crore का होना चाहिए, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट एक्चुअली, एंड दैट इज़ वाई मैक्सिमम पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट रेंज, ओके। लेकिन 30-35 lakhs की कार तो मैक्सिमम लोग अफोर्ड कर पाते हैं, ओके। तो वहाँ पे मर्सिडीज उसी रेंज में मिल जाती है। सो तुम सोच के देखो, बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ दोज टैरिफ्स अब इंपोर्ट करना अलाउड नहीं है उनके लिए। तो FDI इज़ अ ईजी रूट कि भाई आप आओ यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करो, हमारे किसी लोकल कंपनी के साथ में आप पार्टनरशिप करो, तो उससे सबको विन विन सिचुएशन होगा। सो इट इज़ अ वे ऑफ ओवरकमिंग दैट, आने नहीं देंगे आपको, तो इससे बेटर कि आप FDI से आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लो, आप प्लांट डाल लो, दैट वुड बी बेटर वे। देन लोअर एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स इन द होस्ट कंट्री एंड कॉन्सिक्वेंट रिलेटिव सेविंग्स इन द कॉस्ट, ये मैंने बोला तुमको। स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरमेंट एंड ओवरऑल फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इन द होस्ट कंट्री, दैट इज इंडिया में है गाइस, काफ़ी ज़्यादा है इंडिया में, ओके। हायर डिग्री ऑफ ओपननेस टू फॉरेन कैपिटल एग्जिबिटेड बाय द रेसिपिएंट कंट्री, एंड मतलब आओ तुम लोग आओ हमारे यहाँ प्लांट्स लगाओ, हम सपोर्ट करेंगे, हम मना नहीं करते। इंडिया में वो वी वांट पीपल टू कम एंड सेट अप देयर इंडस्ट्रीज फॉर दैट मैटर थ्रू FDI। तो तुमको ये पता होना चाहिए कि FDI रूट में उनका जो परसेंटेज होता है स्टेक किसी कंपनी के अंदर, वो 100% नहीं हो सकता। उनको किसी के साथ, इंडिया बेस्ड किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, दे डोंट हैव अ चॉइस। सो दैट हेल्प्स नॉट टू मोनोपोलाइज, मतलब इंडिया में कोई भी कंपनी आके मोनोपोलाइज, कोई FDI आके मोनोपोलाइज नहीं कर सकता, okay। The strategy to obtain control of strategic raw materials, for example there are many countries which are rich in raw materials and minerals and natural resources जो उनकी कंट्री में नहीं है, तो आप FDI रूट के थ्रू में आपको उस रॉ मटेरियल्स, उस नेचुरल रिसोर्सेज का आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगा, विच वॉज नॉट अर्लियर पॉसिबल। देन डिज़ायर टू सिक्योर एक्सेस टू मिनरल्स, ये तो बात हो गई, ओके। एंड लोकेटेड एल्सवेयर एंड अर्न प्रॉफिट्स थ्रू प्रोसेसिंग देम टू फिनिश्ड फॉर्म, FDI इन पेट्रोलियम। तुमको पता, आई एम श्योर Aramco इज अ सऊदी अरेबियन कंपनी विच इज़ लाइक इनटू ऑयल एक्सप्लोरेशन, इफ यू आर अवेयर ऑफ द। Aramco का रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में पार्टनरशिप है। Then the existence of lower relative wages, जैसे इंडिया में all the Asian countries, the cost of wages is very very low guys, very low, because of the very high population। वही US में या यूरोप की कंट्रीज़ में लेबर इज़ वेरी एक्सपेंसिव। आई एम श्योर यू नो दैट इंडिया इज़ नोन एज द बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी BPO KPO कंपनीज़ होती हैं वो सारी इंडिया में, बिकॉज ऑफ हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर फॉर दैट मैटर। तुमको पता होगा डेलॉयट है, तुम्हारे ये जितनी भी तुम्हारी CA फर्म्स हैं, वो सब इंडिया से इतना ज़्यादा प्रोक्योर करते हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु आर इनटू, एंड इंडिया में एजुकेशन का इंपॉर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्किल्ड एंड बोथ अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया, and that too at a very cheap level, okay। Lower level of economic efficiency in host countries because we do not have that kind of technological advancement and all that, and that is why we have a relatively low amount of efficiency। but उनकी जो better technology होगी, उनका जो better management skills होगा, अगर वो आके इंडिया में यूज़ करते हैं, तो हमारे economic efficiency of the utilization of the resources both human and physical would be better। Tax differentials and tax policies of the host countries which support, so basically टैक्स फ्री जोन्स होते हैं। इंडिया में भी टैक्स फ्री जोन्स है कि आप इस एरिया में, फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में टैक्स फ्री जोन्स है, अगर आप इस एरिया में आकर के लगाओगे अपने इंडस्ट्रीज़ को, तो आपको इतने साल का टैक्स हॉलीडे मिलेगा, बिकॉज गवर्नमेंट वांट दैट अगर कोई भी एक इंडस्ट्री किसी एरिया में काइंड ऑफ इज सेटअप, देन द होल एरिया एंड द एडजॉइनिंग एरियाज गेट अ डेवलपमेंट एंड गेट अ ग्रोथ विच इज़ अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो ऐसे सारे जो इंसेंटिव्स होते हैं उसका वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं, एंड इससे दोनों को विन विन सिचुएशन है, सिर्फ हमें नहीं है, सिर्फ उनको नहीं है। Then high GDP, naturally if you're allowing FDIs, they will come and set up their plants, their businesses, and as a result of which eventually the GDP and the GNP of the India, I'm using India and US because you can relate with that guys, and prevalence of high standards of social amenities and possibility of good quality of life in the host country। तुमको पता है इंडिया में क्लब्स होते हैं, तुमको लगता है शुरू से क्लब्स से नहीं थे, लेकिन ये जितने भी UK के या US के यूरोपियन जो लोग होते हैं, ये क्लब्स में जाते हैं फॉर प्लेइंग, फॉर लेजर, फॉर लाइक एक्सरसाइज, फॉर फूड, फॉर ड्रिंक्स, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच जब वो लोग इंडिया में आते हैं, एंड द होटल्स का जो क्वालिटी होता है, दैट हैव इम्प्रूव्ड सो मच इन द लास्ट 15-20 ईयर्स, बिकॉज अगर वो फैसिलिटी
फैसिलिटी आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो वहाँ के लोग यहाँ पे आकर के नहीं अपना काम करेंगे, बिकॉज उनको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए होता है, एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट चाहिए होता है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमारे लिए भी फ़ायदा होता है, बिकॉज वो क्लब्स, वो जो रेस्टोरेंट्स, वो जो लेवल ऑफ क्वालिटी लाइफ है वो सारा सबके लिए अवेलेबल होता है. सो दीज आर द पॉइंट्स गाइज, दीज आर 23 पॉइंट्स इफ आई हैव नॉट टोल्ड यू. सो प्लीज़ लाइक तुम्हें याद करना पड़ेगा. आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन ईच वन ऑफ देम एंड वंस यू गो थ्रू एंड रिवाइज कर लेना लेक्चर को, बिकॉज वैसे भी हम व्यूज़ 2 दे रहे हैं तो तुम आराम से रिवाइज कर सकते हो और ट्राई करना रिकॉल करने का. देन नेक्स्ट टॉपिक, होस्ट कंट्री डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या लिखा हुआ है पता है कि किन चीज़ों, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स बिकॉज ऑफ विच any company in the US would be motivated to set up an FDI in India. ये लिखा हुआ है. तो 2 दे रखा है उन्होंने, एक दे रखा है इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स और एक दे रखा है पॉलिसी डिटर्मिनेंट्स. देखो यहाँ पे देख रखा है पॉलिसी फ्रेमवर्क दे रखा है. इसमें तुमको सारा इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में भी 3 हैं, मार्केट सीकिंग FDI, देन रिसोर्स सीकिंग FDI एंड एफिशिएंसी सीकिंग FDI. 3 पार्ट है. ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द आई थिंक पर्सपेक्टिव ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के हिसाब से काफ़ी, और नोट आएगा तो नोट भी ले सकते हो. तो मार्केट सीकिंग FDI, तो the world is such a big place for that matter guys, the world is such a big place for that matter. So basically ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ के लिए सारे, thousands and lakhs of industries and companies are there in the foreign countries and each one of them is looking for a different requirement for that matter. So market seeking FDI मतलब मुझे कोई मार्केट चाहिए, तो वो क्या देख रहा है कि भाई अगर मुझे इंडिया में लगाना है तो मार्केट की साइज़ क्या है, पर कैपिटा इनकम. क्यों? बिकॉज अगर मैं वहाँ कुछ बनाता हूँ तो खर्च करने का पॉकेट है क्या लोगों के पास में, उस मार्केट का ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या है करके, कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस क्या है, उनके रीजनल एंड ग्लोबल तुम्हारा मार्केट की साइज क्या है, यू नो सच काइंड ऑफ थिंग्स वुड बी कंसिडर्ड बाय देम बिफोर दे कम एंड सेट अप देयर बिजनेस इन इंडिया. दैट इज कॉल्ड मार्केट सीकिंग FDI. मार्केट साइज एंड पर कैपिटा इनकम, मार्केट ग्रोथ, एक्सेस टू रीजनल एंड ग्लोबल मार्केट्स, कंट्री स्पेसिफिक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट्स. मतलब मोनोपोली है, ओलिगोपोली. तो जो भी तुम्हारा इंडस्ट्री होगा, जो भी तुम्हारी कंपनी होगी, जो भी इंटरप्राइज होगी, हु वांट टू सेट अप एन FDI इन अनदर कंट्री एंड दे आर लुकिंग फॉर मार्केट, they want a good market for themselves, then these are the determinants जो वो consider करेंगे. दूसरा क्या है? resource seeking FDI, उनको resources चाहिए. ओके, अब ये क्या होता है रिसोर्स सीकिंग FDI? मतलब उनको रिसोर्सेज चाहिए कि लाइक रॉ मटेरियल चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट, हर किसी की रिक्वायरमेंट अलग है, पर्पस अलग है, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी कैटेगराइज्ड एज एन FDI ओनली. कुछ ना कुछ तो हमारे लिए बेनिफिशियल ही होगा. प्रॉस भी है, कॉन्स भी है. ओके, दे आर लुकिंग फॉर रॉ मटेरियल्स, दे आर लुकिंग फॉर चीप लो स्किल्ड लेबर, यू नो, जिनसे हमें ज़्यादा स्किल वाला काम नहीं कराना, देन स्किल्ड लेबर, देन इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द रिसोर्स सीकिंग FDI. देखो लिखा हुआ है ना, रॉ मटेरियल, लो कॉस्ट अनस्किल्ड लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव एंड अदर क्रिएटेड एसेट्स. अगर तुम इंडिया की बात करोगे ना, तो इंडिया के अंदर में US की जितनी भी IT कंपनीज़ हैं आज के दिन, तुमको पता है बहुत अच्छी से, सब में पूरे इंडियंस आर भरे हुए. बिकॉज इतनी ज़्यादा पढ़ाई है इंडिया में, बच्चा पैदा होता है उसको इंजीनियरिंग करेगा, मेडिकल करेगा, CA करेगा, CFA करेगा, लेकिन एजुकेशन इज़ लाइक मैक्सिमम अ लॉट इन इंडिया अनलाइक अदर कंट्रीज़. बाकी कंट्रीज़ में लाइक US में एजुकेशन बहुत कम लोग करते हैं, यू नो, इफ़ यू आर नॉट अवेयर ऑफ, लेट मी टेल यू. फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, देन एफिशिएंसी सीकिंग FDI. मतलब एफिशिएंसी सीकिंग मतलब जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है वो उसका कॉस्ट कितने कम कॉस्ट में अवेलेबल होगा, अदर कॉस्ट ऑफ अदर इनपुट्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, उनका कॉस्ट कैसा है. सो ये सारी चीज़ें देखो लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ द अबव फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एसेट्स फॉर एग्जाम्पल. एंड दैट इज़ वाई मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड वेस्ट आर ट्राइंग टू सेट अप देयर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड बैक ऑफिसेज एंड एवरीथिंग बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग फॉर दैट मैटर, स्पेशली मैन पावर. Okay, then they're writing other input costs like intermediate products and transportation cost, membership of a country in the regional integration agreement which could be conducive to forming regional corporate networks. मतलब क्या हो गया, अगर इंडिया का किसी रीजनल कंट्री के साथ में अगर अरेंजमेंट होगा, फॉर एग्जांपल जर्मनी तुम्हारी ये कंट्री है या यूरोप में कोई ये कंट्री है,
वो भूटान के साथ में उसको अलाइन होने में दिक्कत होगी, बिकॉज मे बी भूटान वुड नॉट एंगेज डायरेक्टली, यू नो, काइंड ऑफ। लेकिन अगर इंडिया का भूटान के साथ अच्छा रिलेशनशिप है, और अगर जर्मनी आके इंडिया में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालता है और सेटअप करता है, तो थ्रू FDI दे विल बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ दैट रिलेशनशिप, वो बोल रहा है। एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या हो जाएगा, दैट तुम्हारा सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, देन तुम्हारा टैक्स पॉलिसी, देन व्हाट आर द रूल्स ऑफ एंट्री, हाउ कंफर्टेबल दे वुड बी इन द अनदर कंट्री। तो इंडिया में अगर US की कोई कंपनी आती है तो हम उसको इतना हम उनकी एंट्री पे कितना रोक लगाते हैं, या उनकी एंट्री को हम वेलकम करते हैं। ऑल दोज थिंग्स आर लाइक अंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रूल्स रिगार्डिंग एंट्री एंड ऑपरेशंस, स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन एफिलिएट्स, मतलब आप उनके साथ स्टेप मदरली बिहेवियर करते हो कि आप उनके साथ कोऑपरेटिव बिहेवियर करते हो, एवरीथिंग, होल, ऑल इन ऑल द एनवायरमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली. So politics on the functioning and structure of markets like competition, mergers and all that should also be comfortable. Okay. Trade policies and coherence of FDI and trade policies and tax policy. Then business facilitation, मतलब उनको बिजनेस करने में आप उनका कितना एड करते हो, आप उनको कितना फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हो, वो वाली पार्ट आ जाएगी. लाइक इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स, हैसल कॉस्ट, सोशल एमिनिटीज, आफ्टर इन्वेस्टमेंट सर्विसेज, ऑल दीज आर लाइक, दो तीन दिन पे याद करोगे ना, सब में तो काम हो जाएगा तुम्हारा. आई एम श्योर गाइस यू अंडरस्टूड कि व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ FDI, मतलब उसके पर्सपेक्टिव से, हमारे नहीं, होस्ट कंट्री नहीं, हम होस्ट कंट्री. अगर US की कोई कंपनी आके इंडिया में सेटअप लगाती है तो हम होस्ट कंट्री हुए. ओके, और वो FDI हुआ. नाउ द नेक्स्ट वन क्विकली कमिंग अप इज मोड्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स. तो किस मोड के थ्रू आ सकते हैं? नंबर 1, दे कैन सेट अप अ सब्सिडरी और इन्वेस्ट इन एन एफिलिएट. नंबर 2, दे कैन डू सम इक्विटी लाइक इन्वेस्टमेंट और इक्विटी पार्टिसिपेशन इन सम business which is already there in India. They can set up joint ventures like Bajaj Allianz. Okay, joint venture set up कर सकते हैं. उसका they can try to acquire some company in India or they can come through acquisition. Then there can be greenfield projects बोलते हैं. तुम पता greenfield projects क्या होता है? कि मतलब अभी तक वो बिजनेस चालू नहीं हुआ है, लेकिन अब नया बिजनेस चालू होगा, तो पार्टनरशिप इंडिया की और US की किसी कंपनी की होगी, उसको ग्रीनफील्ड बोलेंगे. ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट्स, मतलब इंडिया में ऑलरेडी वो बिजनेस चालू है, कोई कंपनी उसको ऑलरेडी चला रही है और वो लोग उसमें आकर के अपना पार्टिसिपेशन करेंगे. सो these are the ways through which the FDI can enter into different markets. Opening of a subsidiary or associate company in the foreign country, equity injection into an overseas company, acquiring a controlling interest in an existing foreign company, merger and acquisition, joint venture with a foreign company, greenfield investment, देखो लिखा हुआ है ना सारा तुमको, and brownfield investment. So it is sorted guys. Now the benefits of foreign direct investments. Benefits आएगा, उसके बाद limitations आएगा, and I think we would be sorted quite a lot for that matter. Benefits of foreign direct investment, अगर तुम खुद से भी सोचोगे ना, तो you will be able to write at least 5 to 7 points. There should not be a problem at all. But still, मैं वापस से तुमको back to back 5-7 पॉइंट बोलती हूँ, and then we can have a mapping. Number 1, सबसे पहली पॉइंट जो उन्होंने दिया हुआ है इस मॉड्यूल में, उसके हिसाब से थोड़ा लिखना, अपने मन से कुछ भी मत लिखना. आई मीन इफ़ यू राइट इट ऑन अ रैंडम, लाइक उनका पॉइंट नंबर 5 है, तुमने पॉइंट नंबर 2 लिख दिया, दैट शुडंट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल. बट डोंट राइट अ पॉइंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द मॉड्यूल एक्चुअली, बिकॉज दैट माइट नॉट बी रॉन्ग, वो गलत नहीं होगा, बट तुम्हें मार्क्स कट होंगे. तो डोंट डू दैट. ओके, सो स्टार्ट. पॉइंट नंबर 1, because of FDI what will happen, there would be a more competition environment in your local market. For example, अगर बाहर से कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आकर के अपना यहाँ पे बेस बनाती है, तो लोकल मार्केट में कंपटीशन क्रिएट होगा, एंड हेल्दी कंपटीशन फॉर दैट मैटर, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑल द डोमेस्टिक ऑपरेटर्स वुड बी फोर्स्ड टू डू good quality like products, and they would be like forced to do some innovation and reduce the cost. Overall it will be a win-win situation for the consumers. Like point number 1. Point number 2, हमारी जो खुद की सेविंग्स होती है कंट्री की, उससे हम सारी इन्वेस्टमेंट की और ग्रोथ की फंडिंग कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है. सो वी हैव द रिसोर्सेज, एवरी रिसोर्स फॉर दैट मैटर. वी हैव लाइक ह्यूमन रिसोर्स, वी हैव फिजिकल रिसोर्स, एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग, but we need capital. Okay, so because a developing country is always in need of capital. So if the FDI brings in a lot of capital and combined with the resources in India, for example, would lead to a higher per capita income, it will lead to an increase in the GDP, it will increase in the growth. So it is not possible for a country to fund 100% of its investment, especially if it is a developing or underdeveloped country. So
the money, the capital flow through FDI will help us to grow faster and thereby increasing the revenues for everybody. मैंने 2 पॉइंट बोला तुमको. पॉइंट नंबर 3, अगर कोई कंट्री ये चाहता है कि FDI आए यहाँ पे, मतलब इंडिया, मेरे मुंह से इंडिया ही निकलता है, अगर कोई कंट्री में आए तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट उनका पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होना ही चाहिए, because FDI will not come unless and until your political, social, economic stability is there. And if there are reforms, for example political reforms, जो ब्यूरोक्रेसी होता है, रेड टेपिज्म होता है, लाइसेंस का प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल डिलेज हैं, वो सारा उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, तभी FDI आएगी, वरना नहीं आएगी. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वी वुड बी ऑल्सो बेनिफिटिंग आउट ऑफ दैट, बिकॉज इट विल हेल्प अस चेंज द फेस ऑफ द सोसाइटी फॉर दैट मैटर, राइट. पॉइंट नंबर 3 बोला मैंने. पॉइंट नंबर 4, इट विल लीड टू जॉब जनरेशन ऑन अ डायरेक्ट बेसिस. अगर यहाँ पे फैक्ट्रीज लगेंगी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगेंगी, सर्विसेज मिलेंगे, तो लोगों को डायरेक्ट जॉब्स मिलेंगे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, दैट इज, एंड इंक्रीज इन द क्या बोलते हैं, कॉस्ट, standard of living, not cost of living. Standard of living would increase for people and people would prosper for that matter. मैंने 4 पॉइंट बोला. 5 नंबर, as a result of the FDI guys, what will happen, there would be indirect generation of employment. कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट होती है ना, तो उसके आसपास में रिलेटेड इंडस्ट्रीज बहुत सारी डेवलप होने लग जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल एक तुम बड़ा प्लांट लगाओ ना किसी गाँव में जा करके, तो इतने सारे लोकल बिजनेसेस डेवलप हो जाते हैं. रेस्टोरेंट्स बन जाएंगे, क्लब्स बन जाएंगे, स्कूल्स बन जाएंगे, पान की दुकान बन जाएगी, चाय की टपरी बन जाएगी, उसके बाद तुम्हारे स्नैक्स के तुम्हारे शॉप्स खुल जाते हैं. व्हाट इज दिस, वो ये जो सारे लोग हैं ये डायरेक्टली उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर काम नहीं करते, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर, सो FDI आएगा. कोई बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सपोज उत्तराखंड में लगता है, तो पूरा एक गाँव बसता है. So there would be a lot of generation of jobs and ancillary industries for that matter in that area as a result of FDI. Then there would be a lot of socio-cultural integration. आज US में क्या चल रहा है फैशन, आज मिलान में क्या चल रहा है, उनको हमारे यहाँ क्या चल रहा है सब पता चलता है. एंड एज बिकॉज देर विल बी मोर इंटीग्रेशन ऑन अ सोशो कल्चरल बेसिस, बिकॉज पीपल व्हेन सेट अप FDI, उनके बहुत सारे लोग आकर के यहाँ रहने लगते हैं, वहाँ से ऑपरेट नहीं कर सकते, हमारे लोग वहाँ जाके रहेंगे. सो देर वुड बी अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर दैट मैटर. देन there would be increase in the per capita income, GDP, so they're all related stuff guys. Okay, पढ़ लेती हूँ मैं तुम्हारे लिए. Entry of foreign enterprises usually fosters competition and generates a competitive environment in the host country, which is a, we are talking about healthy competition. इसका जब तुम ड्रॉबैक्स पढ़ोगे तो उसमें यही वाली पॉइंट शायद उल्टा दिया होगा कि एज अ रिजल्ट ऑफ द FDI, फॉरेन कंपनीज इंडिया में आके अगर सपोज ऑपरेट करती है तो लोकल मार्केट खत्म हो जाता है. हम बोलते हैं ना कि लोकल बाय करो, वो जो तुम जा करके किसी स्टोर से तुम सब्जियां मत बाय करो जहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, रादर तुम जो लोग ऐसे लेकर के बैठे रहते हैं ना ठेले वगैरह पे सब्जियां, उनसे आप बाय करो, बिकॉज उनको लिविंग प्रोवाइड करना हमारे लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. दैट्स हाउ. International capital allows countries to finance more investment than can be supported by the domestic savings. Okay, so that is, a capital support is huge with the help of FDI. From the perspective of emerging and developing countries, FDI can accelerate growth and foster economic development by providing much needed capital, technological know-how, managerial skills, marketing methods, and critical human capital skills in the form of manners and technicians. This is very understandable. Competition for FDI among national governments also has helped the promote political and structural reforms. मतलब जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होंगी वो चाहते हैं, सब लोग, इंडिया भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है, बांग्लादेश भी चाहता है, तो दे आर कॉम्पिटिंग किसकी कंट्री में FDI आएगा. सो FDI जहाँ जाएगा उनको बुलाने के लिए यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, and as a result of it there would be a lot of reforms done so that people can come and invest in the country. So that's a good point from the perspective of, अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो it's good for us, right? Since FDI involves setting up a production base, it generates direct employment in the recipient country. FDI not only creates direct employment opportunities but also through backward and forward linkages, ये backward forward linkages हुआ, generate indirect employment opportunities. मैंने तुमको example दिया. Foreign direct investment also promote relatively higher wages for skilled jobs. लोकल में क्या होता है, बनिए के हिसाब से चलती है चीज़ें, राइट. बट जब FDI आती है, जब फॉरेन मैनेजमेंट आता है, उनका कल्चर आता है, तो दे आर एबल टू रेस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट योर स्किल, एंड दैट इज़ वाई द लेवल ऑफ द
जो पे चेक्स का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। तो अगर वो बढ़ाएंगे तो मार्केट में और लोगों को भी बढ़ाना पड़ेगा। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली। सो तुमको नहीं लगता कि बैंक्स में जो सैलरीज मिलती थी एसबीआई में, अगर तुम्हारे किसी कोई तुम्हारे दादाजी वगैरह, अगर जिस एज में तुम हो तो तुम्हारे दादाजी, नहीं पापा नहीं बोलूँगी मैं, तुम्हारे दादाजी वगैरह अगर बैंक में जॉब्स करते थे तो उनको जो एसबीआई में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, जो लोकल तुम्हारा बैंक नेशनलाइज्ड बैंक थे, उसमें जो उनको सैलरीज मिलती थी, और आज जो लोगों को सिटी बैंक में मिलता है, स्टैंड चार्ट में मिलता है, आईसीआईसीआई में मिलता है, एसडी, तो people are forced to pay the same level because they MNCs bring good culture, the sophistication, then appreciation of the skills, high wages, high bonuses, everything. People have to match. People will have to match. There is also greater possibility for the promotion of ancillary units resulting in jobs. So बहुत सारी, अगर तुम किसी सपोज करो कि कोई प्लांट बिठाते हो जिसमें ऑटोमोबाइल बनेगा, ओके, तो ऑटोमोबाइल में कितने हज़ारों लाखों पार्ट्स लगते हैं, तो सारे पार्ट्स वो इंपोर्ट नहीं कर सकते, तो वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ सेटअप हो जाएगी। एंसिलरी का मतलब होता है रिलेटेड इंडस्ट्रीज। ओके, देन जस्ट से फॉरेन एंटरप्राइजेस possessing market information with global network of marketing are unique position to utilize their strength to promote the export of the developing countries, right? Now तो हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं बट हम मार्केट नहीं कर पाते बिकॉज हमें पता ही नहीं कहाँ जाके हमें मार्केट करना है। बट द फॉरेन कंपनीज विद कम विद अ लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, लॉट ऑफ पर्सनल रिलेशंस एंड लॉट ऑफ collaborations which we can help to market our products for that matter, which we were not able to do previously. The foreign investment projects also would act as a source of new tax revenue. अगर वो लोग आएंगे तो ऑब्वियसली टैक्स पे करेंगे, उससे सरकार की टैक्स बढ़ेगी और यहाँ का सरकार यहाँ पे पैसे कंट्री के अंदर ज़्यादा खर्च कर पाएगी, फैसिलिटीज़ ज़्यादा प्रोवाइड कर पाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा डेवलप कर पाएंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ. It is likely that foreign investments enter into industries in which economies of scale can be realized so that consumer prices may be reduced. Increased competition resulting from the inflow of foreign direct investment facilitates weakening of market power. So अगर foreign FDIs यहाँ पे आते हैं सपोज करो, तो जो लोकल मोनोपोलीज लोगों ने क्रिएट कर रखी है वो खत्म हो जाएगी. So again there is a beneficial stuff. Since FDI has a distinct advantage over the external borrowings, it is considered has a favorable impact on the host country's balance of payment position. So basically दो चीज़ें होंगी. अगर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स चीप रेट पे आएगा, अगर चीप रेट पे आता है तो हमारा कॉस्ट ऑफ फंड्स बहुत कम हो जाएगा और हमारे जो स्प्रेड और नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बेटर हो जाएंगे. एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स कभी कभी क्या, फॉर एग्जांपल मैं एक कंपनी हूँ, ओके, मैं अगर जाऊँगी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के भाई मुझे पैसा बोरो करना है, मेरी क्रेडिबिलिटी वो लोग नहीं जानते, वो मुझे पैसा नहीं देंगे, हो सकता है. लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है जिनको जो रेप्यूटेड है वर्ल्ड लेवल पे और वो मेरी कंपनी में अगर पैसा लगाते हैं तो मुझे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स या ईसीबी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बेटर वर्क कल्चर एंड एवरीथिंग, लाइक एज आई टोल्ड यू, क्लब्स एंड ऑल एंड एवरीथिंग फॉर दैट मैटर, राइट. नाउ द पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और ड्रॉबैक्स associated with foreign direct investment. It's like very easy, like only that you have to remember the points and all that. So guys, we are towards the ending of the chapter for that matter. Economics, the whole of stuff for that matter. अब तुम्हारी बारी कि तुमको पढ़ना पड़ेगा. मतलब मैं बीच में बोलती रहूँगी ये बात, तुमको डराती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा डराना मैं चाहती नहीं, बट मुझे लगता है अगर मेरे डराने से थोड़ा तुम्हारी पढ़ाई हो जाए तो बहुत अच्छा होगा. Okay, so what are the possible like limitations of FDIs, मतलब होस्ट कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो मैंने तुमको जैसे बोला कि तुम खुद से भी अगर सोचोगे ना तो 4-5 पॉइंट निकल आएंगे. सबसे पहली बात, जब भी FDI आएगा वो कैपिटल इंटेंसिव होगा. सो जो हम सोचते हैं ना दैट ये आने से हमारे बहुत फ़ायदा होने वाला है, सो 100% कोई भी चीज़ सही नहीं और 100% कोई चीज़ गलत नहीं होती है, राइट. सो वील हैव टू सी कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर अस फॉर दैट मैटर, ये चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा, राइट. सो ड्रॉबैक्स क्या है वो सुनो. सो वेन एवर जो पॉइंट्स उन्होंने दे रखे हैं उसके हिसाब से चल रही हूँ. तो वेन एवर द FDI विल कम, इट विल कम विथ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव वे ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एवरीथिंग. सो अ लेबर एबंडेंट कंट्री जो हम सोच रहे हैं कि उनको बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट the methods, you know, they will not use the old methods of employing a lot of people for that matter, because उनके लिए economies of scale भी उतना ज़्यादा नहीं है. if they employ people, उनके लिए economies of scale भी तभी ज़्यादा होगा when they are using machines. so हमारा जो purpose है job, employment, everything का वो fulfill नहीं होगा. Number 2, whenever an FDI will enter the country, they would want to get stationed to a place where there is abundant of natural resource.
तो जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स है वो एरिया तो हमारा नेचुरली भी डेवलप हो रहा था, आप भी वहीं पे आकर के सब कुछ करोगे तो नेचुरली डिस्पैरिटी ऑफ इनकम इन टू जोग्राफिकल एरियाज विल फर्दर वाइडन अप. Number 3, when they come into the country and they try to use all sophisticated methods and large capital intensive high technology kind of and superb managerial skills, natural सी बात है उनका जो cost of production होगा वो relatively बहुत लो होगा, and they will try to sell at a very very cheap rate and that too sophisticated products, as a result of which the domestic industry will not be able to meet the competition, thereby getting eliminated. और ये चीज़ अच्छी नहीं है. Number 4, when they try to increase the wages and the salaries and everything in the local market, the cost is not possibly like ये cost domestic industry वाले bear नहीं कर सकते, and as a result of which क्या हो जाएगा कि वो लोग मार्केट से आउट हो जाएंगे, बिकॉज कॉस्ट ऑफ फंड्स वो लोग मीट ही नहीं कर पाएंगे, उनका कॉस्ट ऑफ जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि वो लोग अगर वो सेम सैलरी सेम वेजेस सब कुछ मीट करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है तुम्हारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा और शायद उनके लिए वो वायबल ना हो. ओके, उसके बाद दे विल like involved into a lot of exploitation of the resources, like तुम्हारे जो natural resources उनको वो लोग exploit करके चले जाएंगे. there would be a lot of exploitation of the people for that matter. अगर सरकार उनको tax holiday देती है तो हम जो सोच रहे हैं tax revenue कमाएंगे वो भी हमें नहीं मिलेगा. there is a possibility that our national security is compromised for that matter. then they will like we are thinking that वो लोग बाहर से पैसा लेके आएंगे, that is there is a quite a possibility that they start borrowing money in the local market and people would be willing to lend them money because उनका risk कम है relatively, right? As a result of which the demand of funds will increase and interest rates will go up, thereby affecting the local people. There are so many things which are not in favor of the foreign investment actually. Let's go one by one. Following are the general arguments put forth against the entry of a foreign capital. FDIs are likely to concentrate on capital intensive methods of production and service so that they need to hire only relatively few workers. It does not help generation of jobs. Then foreign capital is also criticized for accentuating the already existing income inequalities in the host country. Naturally, if like जो लोग suppose बैंक के employees हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ SBI के साथ में काम करता है और जो एम्प्लॉय सिटी बैंक के साथ में काम करता है, प्रैक्टिकली तुमको बता रही हूँ उनकी इनकम में, उनके सैलरीज में, उनके बोनसेस में और उनके पेचेक्स में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है. तो बेसिकली दोनों सेम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्पैरिटी ऑफ इनकम. Okay, if the foreign corporations are able to secure incentives in the form of tax holidays, similar provisions, the host country loses tax revenue. जो हम सोच रहे थे हमें मिलेगा वो भी हम मिस कर जाएंगे. Often the foreign firms may partly finance their domestic investments by borrowing funds in the host country's capital market. This action can raise interest rates in the host country and lead to a decline in domestic investments through crowding out effect. देखो पैसा तो लिमिटेड है ना लोकल मार्केट के अंदर में, लोग बैंक्स के पास भी लिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड तो है नहीं किसी के पास में. अब वो जो लोनेबल फंड्स था बैंक के पास में वो लोकल इंडस्ट्रीज़ को नहीं देकर के अगर उन्होंने FDIs को दिया तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टमेंट्स लोकल कंपनीज को करना था अब उनको फंड्स नहीं मिलेंगे ना, दे वुड बी डिप्राइव्ड ऑफ दैट कैपिटल, देयरबाय क्रिएटिंग अ क्राउडिंग आउट इफेक्ट. का मतलब होता है दे वुड बी क्राउडेड आउट, द लोकल इन्वेस्टर्स वुड बी क्राउडेड आउट फॉर दैट मैटर. The expected benefits from easing of balance of payment situation might remain unrealized or narrowed down due to likely instability in the balance of payment and exchange rate. Basically, we are thinking that it will create a lot of balance of payment का फ़ायदा हमें होगा क्योंकि वो लोग पैसे लेके आएंगे तो हमारा क्या होगा, इनफ्लो का कैपिटल का, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे यहाँ सरप्लस होगा, राइट. बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. जब वो लेके आएंगे टेम्परेरीली तब तो ज़रूर तुमको फ़ायदा होगा, लेकिन द वे दे हैव इन्वेस्टेड इन द कंट्री वो प्रॉफिट्स को वापस और अपने कैपिटल को वापस भी लेके जाएंगे और एब्रप्टली लेके जाएंगे और बहुत सारा लेके जाएंगे, तो डेफिसिट क्रिएट होगा तुम्हारा. ओके, एंड दैट टू अनप्लान्ड. जॉब्स दैट रिक्वायर एक्सपर्टीज. एक बात और ये लोग बोलते हैं कि जो सुपीरियर जॉब्स होते हैं ना वो लोग वहाँ पे ही रखते हैं. मतलब अगर US की कोई कंपनी इंडिया लगा रही है तो वो लोग जो मीडियम लेवल और जो लो लेवल जॉब्स होते हैं वो यहाँ पे आके करवाएंगे. तो बेसिकली वी आर थिंकिंग दैट वी वुड बी लर्निंग गुड मैनेजरियल स्किल्स एंड पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट इट डजंट टर्न आउट टू बी ट्रू एक्चुअली. हाई प्रॉफिट ओरिएंटेशन ऑफ द foreign direct investors tend to promote non-essential goods. In a country like India, in a country like Pakistan, in a country like Bangladesh, where there is a lot of
दीज आर अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग इकोनॉमीज. तो हमारे तो एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हुए अब तक, बट दे वुड नॉट बॉदर अबाउट दैट. दे वुडंट बॉदर वांट टू लाइक क्रिएट अ पैरिटी विथ रिस्पेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. भाई लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है तो पहले ये किया जाए. नहीं, उनका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट होगा, विच इज़ लाइक वेरी वेरी फेयर ऑल्सो. तो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट विल हैपन, दे विल फोकस मोर ऑन नॉन एसेंशियल आइटम्स, एंड वी आर थिंकिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज विल इंक्रीज इन फेवर ऑफ द पीपल. जो गरीब है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसको लग्जरी आइटम से कोई मतलब नहीं है. तो ये जो चीज़ हमने सोची वो फुलफिल नहीं होगी, वो लोकल मार्केट से ही फुलफिल हो पाएगी, सरकार को ही करना पड़ेगा. Foreign entities are usually accused of anti-ethical practices because they can use high amount of sophisticated advertising, which we cannot do actually. So they will involve into every possible ways to maximize their profit, including unethical practices for that matter. Okay, then they are saying a large foreign firm with deep pockets may undercut a competitive local industry because of various advantages possessed by it, and it may even drive out. ये तो टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया. लिखा FDI usually involves domestic companies offshoring or shifting jobs and operations abroad in pursuit of lower operating cost and consequent higher profits. This has deleterious effects on employment potential of the home country. अब सपोज करो कि जो काम इंडिया में हो सकता था यहाँ पे करते तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती, इनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ते, बिकॉज इनका पर कैपिटा इनकम बढ़ता. अब ऐसी अगर इनको कोई कंट्री मिल जाती है जहाँ से इंडिया से भी कम कॉस्ट में अगर ये लोग करवा सकते हैं तो वो लोग वो करवाने लग जाएंगे, बिकॉज अल्टीमेटली उनका एक ही एजेंडा है, प्रॉफिट कमाना. इट इज़ अगेन नॉट इन फेवर. ओके, देन दे से द कंटिन्यूएंस ऑफ द लोअर लेबर ऑफ एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स पूरा एक्सप्लॉइट करके छोड़ देंगे वो लोग, बिकॉज वो इतना ओवर यूज़ करेंगे सारी चीज़ों को, सारी फैसिलिटीज़ को, कि तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे. नेशनल सिक्योरिटी वाला पार्ट दिया हुआ है. टर्म्स ऑफ ट्रेड बिगड़ जाते हैं. FDI में हैव एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द होस्ट कंट्रीज कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड फॉर दैट मैटर. ओके, FDI इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी रूथलेस एक्सप्लॉयटेशन. ये बात करी हम लोगों ने. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ इमर्जेंस ऑफ डुअल इकोनॉमी. मतलब पूरी जो तुम्हारी इकोनॉमी है ना इंडिया के, सपोज करो वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, एक हाई और एक लो. ओके, दिस इज इंक्रीजिंग द disparity of income and the disparity in the standards of living. So guys, it's like you cannot remember so many points, like it's not at all possible. तो ये था खाली पॉइंट से पॉइंट्स हमें याद करना है. 8-10 सब में याद करो. पॉसिबल है याद करना. शांति से बैठ के सोचोगे ना तो तुम्हें शायद याद भी ना करना पड़े, 1 या 2 बार पढ़ के छोड़ दो, हो जाएगा तुम्हारा. अब हमें 2 ही सब टॉपिक्स यहाँ पे करने हैं. फॉरेन डोमेस्टिक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया एंड इंडिया बाहर, यानी इंडिया के अंदर और इंडिया खुद जाके बाहर करता है, वो 2 टॉपिक, देन क्वेश्चंस एंड देन वी आर डन विद द टॉपिक. सो प्लीज रिवाइज. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया अपन कर रहे हैं. ओके, सो गैस यू नो काइंड ऑफ देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा मेंशन्ड इन दिस टॉपिक एक्चुअली. बस जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने लिखा भी है, बिकॉज वो जो उन्होंने एक्ट्स वगैरह लिखा हुआ है वो तुमको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट राइट सो मच ऑफ इट एंड नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो, राइट. तो जो मेन तुम्हारे पॉइंट्स हैं, जैसे जो क्वालिटेटिव सेंटेंसेस जैसे होते हैं, वो ज़्यादा ध्यान देना तुम. फॉर एग्जांपल अपन ऐसे बात कर सकते हैं दैट इट यूज टू बी अ लॉट ऑफ स्ट्रिंजेंसी प्रीवियसली. मतलब इंडिया में FDI की एंट्री इतनी आसान नहीं थी, बट ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम they have decreased a lot actually. A lot means a lot actually. As of now in India the FDIs can come either by automatic route, जहाँ पे उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या RBI से परमिशन नहीं लेनी होती है, और नंबर 2 इट कैन कम थ्रू द परमिशन रूट, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड RBI से परमिशन लेकर के वो लोग इंडिया के अंदर में आ सकते. देखो यहाँ पे कितना कुछ लिखा हुआ है. कैन यू सी दैट FDI इज एन इम्पॉर्टेंट मॉनिटरी सोर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट. नेचुरली फॉर एनी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री FDIs आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वी डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ many things. We do not have capital, we do not have like expertise in marketing, in terms of technology, in terms of so many things we do need. but हाँ, उनको कितना अपने को रखना है नहीं रखना है ये कंट्री टू कंट्री डिफर करेगा, बट वी नीड अ लॉट ऑफ, और प्लस फॉरेन रिजर्व जो आता है. एक्सटेंसिव कंट्रोल्स imposed by government severely restricted the inflow of foreign capital to India. The enactment of Foreign Exchange Regulation Act FERA 1973 कंसोलिडेटेड द रेगुलेटरी. देखो 1973 में 40% तक का इन्वेस्टमेंट इन लोगों को अलाउ कर दिया, विद स्टिपुलेशंस ऑफ अप टू 40% ऑफ फॉरेन इक्विटी होल्डिंग अ जॉइंट वेंचर.
दैट मीन्स कोई अगर जॉइंट वेंचर, तो लोकल इंडिया का कोई कंपनी, कोई इंडिविजुअल होना चाहिए, उसका 60% स्टेक होना चाहिए, और फॉरेन का FDI का 40% मैक्सिमम हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, बट अभी 40% से ज़्यादा है गाइस. Then the industrial policy announcements of 1980, 1982 and the technology policy statement. इसलिए मैं तुमको बोल रही थी ये सारे पॉइंट्स बहुत मुश्किल है याद करना, ये तुम नहीं कर पाओगे, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट. सो ऑल दीज आर लाइक द गवर्नमेंट इनिशिएटिव सच ऑटोमेटिक अप्रूवल ऑफ FDI. पहले ऑटोमेटिक अप्रूवल नहीं था, कंपलसरी गवर्नमेंट या RBI के थ्रू ही आना होता था. तो ये सारे हैं, ये तुम पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं भी याद रखोगे तो कुछ चलेगा, इसमें कोई इतनी पॉसिबल नहीं है तुम इतना कुछ याद करके वहाँ पेपर में लिख पाओगे, बिकॉज तुम्हारे पास में एक चैप्टर नहीं है. Okay, then as of now I am my more interest would be here actually. So as I said that through automatic route or through permission, तो automatic route में इनको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ में ऑटोमेटिकली ये लोग आ सकते हैं वो पहले से गवर्नमेंट एंड RBI ने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है, और किस किस बिजनेसेस के अंदर में इनको परमिशन लेके ही आना पड़ेगा वो भी मेंशन किया हुआ है. एक पॉइंट वो हो गया. दूसरा पॉइंट, देर आर किस फॉर्म में ये लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, दे कैन इन्वेस्ट एज पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स एंड वारंट्स, दे कैन इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ कंपल्सरली एंड मैंडेटरली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. एंड ये जो इक्विटी ये लोग लेंगे, यू नो, इट शुड बी कंप्लीटली इन कंप्लायंस विद द रूल्स ऑफ द सेबी. एक्चुअली देखो यहाँ लिखा होगा, ऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर एन इंडियन company can receive foreign investment by issue of FDI compliant instruments, namely equity shares, fully and mandatorily convertible preference shares, debentures, partly paid up equity shares and warrants. As I said, all foreign investments are repatriable except, मतलब basically you can, there is no restriction on the repatriation of profits to the another country or capital for that matter, except for कुछ sectors ऐसे होंगे जहाँ पे सरकार बोलेगी ये नॉन पैट्रिएबल है आपका. ओके, अदरवाइज इन इंडिया इट इज़ कंफर्टेबल, जो भी वो पैसा यहाँ पे कमाएंगे दैट इज़ कम्प्लीटली रिपैट्रिएबल. एक बात और, देर आर रेस्ट्रिक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेसेस वेयर इन FDIs कैन नॉट इन्वेस्ट, लाइक गैम्बलिंग, लाइक स्पेक्यूलेशन, लाइक लॉटरी, then chit funds and nidhi and real estate development like farmland and all that, you know, kind of. and उसके बाद atomic energy and ये सब पे वो लोग का FDI में हम एक्सेप्ट नहीं करते. मेजरली वो लोग इन्वेस्ट करते हैं लाइक यू नो एयर बिजनेस जो होता है तुम्हारा, एयर बिजनेस एंड ऑल दैट में हमें ज़रूरत पड़ती है, लाइक ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड ऑल दैट, उसके लिए. बट है सब चीज़ों में, बट ये जो लिस्ट दे रखी है उसमें FDIs इन्वेस्ट नहीं कर सकते. गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रांसफरेबल development rights, real estate business or construction of farmhouses, manufacturing of all tobacco related like cigars, cigarillos, cigarettes or tobacco substitutes, activities or sectors not open to private sector is atomic energy and railway operations. कुछ एक आधी कोई चीज़ रेलवे ऑपरेशंस के अंदर में अगर होगा तो होगा, बाकी एटॉमिक एनर्जी में तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे. ऑब्वियसली बात, इट इज़ रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी. Then overseas direct investment by Indian companies. Indian companies can also invest outside, like they are allowed to invest guys a lot, but they can invest only up to 50% of their net worth as on date. आज की डेट में जो उनका net worth उसका 50% इन्वेस्ट कर सकते हैं, and that too in companies which are listed in the stock market, or they can invest in the bonds which are very reputed in nature. तुम मीनिंग इसकी समझ सकते हो, बिकॉज जो पैसा बाहर जाएगा इंडिया से, अगर वो अंदर नहीं आया तो इंडिया के लिए बहुत, इंडिया का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट उस पर उसका हिट आएगा. ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट इंडिया का जो इंडिविजुअल है, इंडिया के जो गवर्नमेंट है, इंडिया के जो इंटरप्राइजेस है, कंपनीज है, वो सब बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट अंडर स्टिपुलेशंस ओनली. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड दे कैन ऑल्सो इन्वेस्ट ईदर थ्रू ऑटोमेटिक रूट और थ्रू द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो तो, इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज एविडेंट नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हायर लेवल ऑफ FDI इनफ्लोज बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लेवल ऑफ FDI आउटफ्लोज. यानी इंडिया से वहाँ जाना पैसा, जितनी भी तुम्हारी IT कंपनीज हैं, लाइक तुम्हारा विप्रो है, देन ITC है, देन इन्फोसिस है, देन SCL टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन सब ये सब वहाँ पे उन्होंने अपनी सब्सिडरी और अलायंसेस और जॉइंट वेंचर्स कर रखे हैं, बिकॉज वी एक्सपोर्ट पीपल देयर जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं वहाँ की कंपनीज़ के लिए, एंड इंडिया इज़ वन ऑफ द पायनियर्स इन दैट. सो वी डू अलाउ, ऐसा नहीं कि वी डोंट अलाउ. द ओवरसीज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स आर कॉल्ड आउटबाउंड इन्वेस्टमेंट्स बोला जाता है. डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड इंडिया मीन्स इन्वेस्टमेंट्स ईदर अंडर द ऑटोमेटिक रूट और द गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, by way of contribution to the capital or subscription to the memorandum of a foreign entity by way of purchase of existing shares of the foreign entity.
either by market purchase or private placement or through stock exchange, signifying a long term interest in the foreign equity. ये सब Indian corporates can also invest overseas other than by way of direct investments. Listed Indian companies can invest up to 50% of their net worth as on date on the last audited balance sheet in overseas companies. This is more informative actually. And high rated debt securities. देखो लिखा हुआ है यहाँ पे. Many IT firms like Tata, TCS, Infosys, Wipro, Satyam acquired global contracts and established overseas offices in developed economies to be close to their key clients. Like हमारे clients कौन होते हैं फिर? इनके clients कौन होते हैं? इनके clients होते हैं Google, इनके clients होते हैं Facebook, इनके clients होते हैं Salesforce and so many like similar people. Okay. At present, any Indian investor can make overseas direct investment in any bona fide activity except in certain real estate activities. This has been made possible by progressive relaxation of the capital controls and simplification of procedures for outbound investments in India. देखो क्या होता है ना कि देखो तुमको एक बात बताती हूँ मैं बहुत बड़ी, यानी besides you cannot mug up all this and write in a paper. So बहुत बड़ी important point क्या होता है कि it is see anything is good. कोई भी चीज़ जो दुनिया में होती है ना वो बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं कि अच्छी नहीं होती है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के साथ वो चीज़ अच्छी होती है. जो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो सकता है मेरे लिए अच्छी ना हो. तो अपन एफडीआई की अगर बात करते हैं ना तो एफडीआई इंडिया का पैसा बाहर जाए या बाहर का पैसा इंडिया आए, इट हैज़ टू बी कंटेक्चुअल. सब कर रहे हैं इसलिए हमें भी करना है, सब जाते हैं इसलिए हमें भी जाना है, सब बुलाते हैं इसलिए हमें बुलाते नहीं. It's not like that. Every economy, the nature of the economy, every government, the form of the government and socio-economic setups are different, guys. So looking at that, we'll have to decide on a very, very diligent manner actually, and with lots of like awareness and consciousness कि what a decision would be like. हमें ये भी तो नहीं करना ना कि इंडिया को डेवलप कराने के चक्कर में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को ख़त्म कर देना है. So it has to be a very, very balanced approach actually, though India is progressing on a daily basis and the government is also strong, running very strong. Okay, on this note, I wind up this chapter. You will have to go through the chapter and you have to like mug up a few points if you want to write like comfortably in the paper, guys. मैं multiple choice करती हूँ, बहुत ज़्यादा आसान है, फटाफट करके ख़त्म कर देंगे चैप्टर को. Which of the following statement is incorrect? Okay, direct investments are real investments in factories, assets, land. ये तो बराबर है. फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फाइनेंशियल कैपिटल. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद ईदर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स. ये गलत है, गलत बोला है ना, ये गलत है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल? ओके, ऑल ऑफ अबव. डायरेक्ट गवर्नमेंट लोन्स फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, सॉफ्ट लोन सारे. विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई फ्रॉम कंट्री एक्स? अ फर्म इन कंट्री एक्स बाइज bonds issued by a Chinese computers manufacturer. A computer firm in country X enters into contract with a Malaysian firm for the latter to make and sell it to its processors. Mr. Z, a citizen of country X, buys a controlling share in an Italian electronics firm. ये सही है. Which of the following types of FDI includes creation of fresh assets and production facilities in the host country? I think greenfield होना चाहिए आंसर. Correct. Which of the following leading country in respect of the inflow of FDI to India? Mauritius. Actually Mauritius के through route होकर के पैसा आता है. An argument in favor of direct foreign investment is that it tends to in favor of increase access to modern technology. ये मुझे लगता है सही है. Which of the following is a reason for foreign direct investment? Secure access to minerals or raw materials. Correct. Desire to capture of large and rapidly growing emerging markets. नहीं, आई थिंक डी इज करेक्ट बिकॉज ए एंड बी दोनों सही है. अ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर में एंटर इंडिया ओनली थ्रू ऑटोमेटिक रूट? नो, दोनों. में एंटर इंडिया थ्रू गवर्नमेंट रूट? में एंटर इंडिया ओनली थ्रू इक्विटी इन डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस? एनी ऑफ द अबव एक्चुअली. फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आर प्रोहिबिटेड इन आई थिंक चिट फंड्स एंड निधि कंपनी. इज इट करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एफपीआई? ओके. Portfolio capital in general moves to investment in financial stocks, bonds and other financial instruments, is affected largely by individuals and institutions through the mechanism of capital market. सही है. Is difficult to recover as it involves purely long term? No, it is not correct. ये भी हो गया देखो तुम्हारा. आगे application oriented the way we have been doing always. लिखा है which of the following is FDI? Okay. Clarem Joe, a German investor, buys 5,000 shares of Ford, a US automobile company. The number of shares are 2 lakhs. It is not an FDI.
NetD, the US company acquires all the equity shares of Emelin and Company in Ellis Land, which makes computer components. 100% इन्होंने buy किया. It is an FDI. A Bulgarian investor, Boriana Jeriv, pays cash and buys 0.2%. It is too less, guys. It is too less. No, not this. Mansi Tech Solutions purchase 52% stake in Sara, a Jamaican. ये 10% से ज़्यादा है तो ये सही है. Cora extends a loan to Krista Victorine, a power producing firm in which it holds 60% equity. It is also an example of FDI. Augusta Corp lends pound 10 million to Lee Sood, a Dutch parts making firm in which it holds 79%. This is also an example of FDI because it is more than 10%. Then there is a different question. Labor group in your country opposed to the flow of FDI into the country on grounds of perceived iniquities consequent on FDI. What are their arguments? मतलब वो लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहली बात कि हमें ऐसे लगता है कि वो आकर के abundant labor का यूज़ करेंगे, but they will come with a lot of capital intensive machinery and capital intensive technology, as a result of which the labor would not be absorbed, rather they would be rendered unemployed. ये point number 1 होना चाहिए उनका. Point number 2, उनका जो superior management part है या superior उनके जो high skill वाले jobs हैं, they will keep to themselves and to the people of their own country, and rather mediocre and menial jobs would be done by people of our country, and that is why there would be no growth happening with respect to the manpower. तीसरा point वो लोग ये बोल सकते हैं कि in order to reduce the cost further, they can do some offshore outsourcing of the jobs, and that is how these 3 points can be put forth by the people of the country. Part A के लिए बोली मैं. Okay. Beth and Sushil are members of the committee for resolution of issue cited above. What arguments would they put forth to convince the labor groups with respect to welfare implications for labor that may arise from FDI? They can say that if they come, they will come with a lot of technology, lot of know-how, superior managerial skills that will help us to learn many things which we do not know at this point of time. Then it will also help in developing some direct labor and kind of front end, back end industries and ancillary industries and everything, as a result of which the country would be like everybody would be winning only. That's what they can say. Also they can say that इनका जो लेबर का वेजेस एंड ऑल है वो एक हाई स्केल पे रहेगा, अदरवाइज उनका काइंड ऑफ जो लोकल मार्केट में अभी उनको मिलता आ रहा है वो उतना अच्छा पे स्केल नहीं है, बट इफ़ दे कम विथ अ स्टैंडर्ड्स एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ओवरऑल दे विल बी हैविंग हायर पर कैपिटा इनकम फॉर दैट मैटर. तो ऐसे सारे पॉइंट्स लिख करके वी कैन टॉक इन फेवर ऑफ द FDIs, guys. With this chapter, with this unit for that matter, we are like done with the economics portion, guys. I'm really happy. If you have any doubt with respect to any chapter for that matter, you can definitely WhatsApp me, not a problem at all for that matter. And I wish you all the best for all your exams. Thank you so much.